नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे और जल्दी से प्यारे साथी सेशन से एक बार जुड़ेंगे। दोस्त आपका सेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। और भाई अपने प्यारे साथी को भी सेशन से जोड़ लेंगे। दोस्तों आज का जो सेशन है ना बिल्कुल लाजवाब होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। आज आपको दोस्त सेशन में मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा? क्योंकि आज दोस्त उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज का हम क्या करने वाले हैं, सफाया करने वाले, एकदम से कंप्लीट। दोस्त एक भी आपका टॉपिक नहीं बचेगा यूपी जीके का जिसको आज हम कवर नहीं कर रहे होंगे। तो क्या बोलोगे सर, आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? भाई उत्तर प्रदेश के सर इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम, असहयोग आंदोलन जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भूगोल, नदियां, नहरें, जलवायु, मिट्टी, वन, राज्य व्यवस्था, विधानसभा, राष्ट्रीय राजमार्ग, यूपी में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, करंट अफेयर के भी कुछ प्रश्न आपके शामिल होंगे, प्रमुख योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, प्रमुख परियोजनाएं, स्टेडियम, हवाई अड्डे, लोक नृत्य, लोकगीत, भाषा, बोली, धार्मिक स्थल, पंचायती राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, बजट, संस्कृति व समाज, पर्यटन स्थल, स्मारक व मंदिर। दोस्त एक ही नजर में सब कुछ कवर करेंगे, एक भी पर्सन दोस्त आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, ये आपका आपसे मेरा वादा है। और ये क्लास किस किस में काम करने वाली, क्योंकि अभी हम कंप्लीट यूपी जीके को आज हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्त ये होमगार्ड के लिए काम करने वाली है, ये कांस्टेबल के लिए काम करने वाली, ये एसआई के लिए काम करेगी, और दोस्त अभी जो आपकी लेखपाल की वैकेंसी आई है उसमें भी काम करेगी। बड़ी शानदार आज का सेशन होने वाला है। बस आपसे क्या बोलोगे, गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा क्या है कि भी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए बस, और मेरी कोई आपसे विनती नहीं है, एक विनती है तो सेशन को शेयर कर दीजिए। और एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो सभी प्यारे साथियों को। जय माता दी भी, हर हर महादेव, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो क्या बोलोगे, जल्दी से एक बार सेशन शेयर कर दो और फिर सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और जैसे जैसे चलेंगे आपको पता लग जाए कि सर आपने जो ये थंबनेल पर लगाया वाकई इससे प्रसन्न भी है या केवल भाई दिखाने के लिए लगा, ये आपको खुद महसूस हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन सीधा ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे भी पहला क्वेश्चन, और बिल्कुल क्रम वाइज चलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा के डाल देंगे ना। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है भाई 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें दोस्त अवध क्षेत्र का जो नेतृत्व है किसने किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, अभी बताएंगे। पहला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवध क्षेत्र का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बड़ा शानदार प्रश्न है, देखेंगे भाई। बेगम हजरत महल, भी बेगम हजरत महल देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। दूसरा है क्या बोलोगे, कुंवर सिंह। तीसरा भाई तात्या टोपे। चौथा है भाई रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा प्रश्न है, अभी बताएंगे सभी प्यारे साथी क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया जी, राधे राधे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? भैया अवध की बात हो रही तो क्या बोलोगे, बेगम हजरत महल इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भैया, अवध क्षेत्र से इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया। ये बेगम हजरत महल कौन है? तो भैया ये पत्नी है, किसकी पत्नी है भैया? अवध नवाब। अवध नवाब है, कौन है भैया? वाजिद अली शाह। कौन है भैया? वाजिद अली शाह है, ये वाजिद अली शाह भैया। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है कौन है, तो भैया पत्नी है किसकी भैया? आप वाजिद अली शाह, जो अवध के क्या बोलोगे कौन थे? अवध नवाब थे। वाजिद अली शाह नवाब की भैया ये पत्नी है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे सर जी कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह दोस्त क्या बोलोगे सर जी? इन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। कहां का किया था सर जी? बिहार का नेतृत्व किया था, बिहार का नेतृत्व किया था। अगर बिहार में भी बात आ जाए कहां का, तो भैया जगदीशपुर, है ना। अगर पूछ ले बिहार में भी कहां का, तो दो जगदीशपुर का नेतृत्व इन्होंने किया था। तात्या टोपे की बात कर लेते हैं। तात्या टोपे कहां का हो जाएगा सर जी? कानपुर, है ना, कानपुर हो जाएगा, यह बात आपको याद रखनी है। रानी लक्ष्मीबाई की बात अगर आ जाती है तो भैया क्या हो जाएगा? झांसी से रिलेटेड भैया हो जाएगा। तात्या टोपे का दोस्त कई बार बचपन का नाम दोस्त प्यारे साथी पूछ लिया जाता है, क्या हो जाएगा सर जी? धोंदू पंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोंदू पंत भैया हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का नाम कई बार पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्त? छबीली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मनु हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आ रही है भाई? सेशन शेयर कर दो, सेशन शेयर कर दो। सेशन में अगर मजा ना आ जाए तो कह देना सर आज के हमारा समय खराब हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर भाई सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया? बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, ध्यान से समझेंगे क्या है। उसने कहा है असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया?
भैया कहां बहिष्कार किया गया था, किसकी बात कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन की। बड़े ध्यान से समझेंगे भाई। हाँ, धोंडू पंथ, बहुत बढ़िया। तो उसने कहा कि भाई सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन हुआ था, भाई कब हुआ था भैया, ध्यान रखेंगे सर जी, 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। भैया कहां सर जी, जो लखनऊ वाला क्षेत्र है, लखनऊ वाले क्षेत्र में भैया सबसे पहले क्या हुआ था, भैया सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और असहयोग आंदोलन भैया याद रख लेना 1920 में किसके द्वारा सर जी, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा भैया इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की, भाई उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, थोड़ा ध्यान से आंसर देना, थोड़ा प्रश्न को पढ़कर जब आंसर देना, गलती मत कर देना, क्योंकि प्रश्न फंसाने वाला है, प्रश्न फंसाने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करिए, थोड़ा ध्यान से देना, गलती मत कर देना। ठीक है, बताओ जी क्या हो जाएगा। तो दोस्त किसकी बात कर रहा है अभी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और एक प्रश्न आता है कि भैया उत्तर प्रदेश में बहने वाली, उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भैया अगर पूछ ले सबसे लंबी नदी, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अभी आपका आंसर अलग है। देखो मैं यही कह रहा था, यही गलती आप दोहराएंगे और यही गलती आपने दोहराई है। उसने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्त क्या बोलोगे सर जी, घाघरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर कहता उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तब आपका आंसर क्या हो जाता दोस्त, गंगा हो जाता। क्या हो जाता, गंगा। कैसे हो जाता सर, गंगा का प्रवेश जो होता है, गंगा का प्रवेश जो होता है वो कहां से होता है सर जी, बिजनौर से होता है। कहां से होता है, बिजनौर से। और सर कहां से निकलती है, अगर पूछ ले सर जी निकास कहां से होता है, निकास कहां से होता है, तो क्या बोलोगे सर जी, गाजीपुर से। कहां से होता है सर जी, गाजीपुर से, इसका क्या बोलोगे, निकास होता है। बोलो बात समझ आई। इसीलिए मैं कह रहा था प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना, गलती मत कर देना। अगले, और गोमती नदी अगर गोमत पूछ ले तो दोस्त इसका जो उद्गम होता है वो पीलीभीत से होता है। कहां से होता है, पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला है दोस्त। और पीलीभीत जिले में एक पड़ती है झील, जिसे क्या बोलोगे, क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। और गोमत नदी के किनारे एक पूछा जाता है, गोमत नदी के किनारे भैया एक प्रमुख चीज है, क्या है भैया, क्या बोलोगे सर जी, लखनऊ बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है दोस्त, लखनऊ शहर बसा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, सी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई, जल्दी से प्यारे साथी बताओ। मैं यही कह रहा था और यही प्रश्न आपने क्या बोलोगे गलती कर दी। मैं कह रहा था थोड़ा ध्यान से दिया करो, है ना। चलो आगे आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश के किस मिट्टी में गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है, अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की किस मिट्टी में गन्ने की खेती तो सर्वाधिक होती है। बड़ा शानदार प्रश्न है। अब उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्त गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। तो समझना ध्यान से, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र यानी इनके बीच का क्षेत्र जो है, ठीक है, कौन सी सर जी, यहां पर जो हुआ है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। कैसी भैया, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। और जलोढ़ मृदा में भाई सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है, सबसे पहले तो क्या बोलोगे, यहां हो जाएगा गन्ने खेती सर्वाधिक होती है भैया जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हालांकि अगर मैं बात करूं गन्ने के साथ साथ दोस्त यहां गेहूं भी सबसे ज्यादा होता है दोस्त। यहां आलू भी क्या बोलोगे सबसे ज्यादा होता है। और अगर बात करूं क्या बोलोगे, गन्ना, आलू, और प्रमुख रूप से दोस्त चावल की खेती भी होती है। लेकिन चावल हमारे यहां ज्यादा नहीं होता, चावल में हम द्वितीय स्थान पर है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है एक सदनीय है, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक सदनीय है। इसका प्रावधान भाई किस अनुच्छेद में दिया गया। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है भी, अच्छा प्रश्न है। बताओ क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना प्रश्न को, गलती मत कर देना, ये कहना क्या चाह रहा है ना भाई। सेशन को एक बार सेशन को यार प्यारे साथी लाइक करके शेयर कर दो। मैंने आपसे वादा किया है कि जब आप जाएंगे ना, जो भी टॉपिक थंबनेल में थे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जहां से आपका रिवीजन ना कराऊं मैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक सदनीय है, तो इसका प्रावधान जो दिया गया है विधानसभा, देखो 168 की अगर बात करता है तो इसमें किसका मतलब हो जाएगा सर जी, विधानमंडल की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी, विधानमंडल की बात हो जाएगी। अब विधानमंडल की अगर बात होगी तो विधानमंडल में तो 3 होते हैं,
क्या बोलोगे सर जी? एक तो होती है विधानसभा, एक तो होती है विधानसभा, जहां विधान परिषद है, जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद भी होगी। वर्तमान में क्या बोलोगे कितने राज्यों में है दोस्त? आपके 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। और एक क्या हो जाएंगे दोस्त? आपके राज्यपाल हो जाएंगे, एक आपके क्या हो जाएंगे? राज्यपाल। और दूसरी बात, अगर वो केवल बात विधानसभा की करता है तो अनुच्छेद 170 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? आप लोग ए पर कर रहे थे दोस्त, इसमें तो विधानमंडल का जिक्र है, विधानमंडल, और विधानमंडल में आपकी विधानसभा भी होती है, विधान परिषद होती है और आपका राज्यपाल होता है। यानी ये बिल्कुल समक्ष जो होता है, ये किसके समक्ष होता है दोस्त? संसद के समक्ष होता है। देखो गलती आप लोग कर रहे हैं, गलती आप लोग कितने घंटे की चले क्लास? जब तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे तब तक क्लास चलेगी, लेकिन आपसे उम्मीद में सेशन शेयर करने कह रहा हूं। पंचायती राज की बात हो रही है, पंचायती राज व्यवस्था को भैया संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और एक प्रश्न आपको यह भी बताना है यहां कि पंचायती राज को भैया उत्तर प्रदेश में क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? यह भी अच्छा प्रश्न है भैया, पूछा जाता है पंचायती राज दिवस उत्तर प्रदेश में कब मनाते हैं? बताएंगे भी प्यारे साथी। चलो अब देखो, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो भाई क्या बोलोगे सर जी? पंचायती राज को भैया 73वां संविधान संशोधन, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पंचायती राज के लिए दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ेगी। क्या सूची जोड़ेगी भैया? 11वीं अनुसूची जोड़ेगी। ठीक है जी। अब अगर पूछ ले सर जी पंचायती राज के लिए भैया कितने विषय दिए गए हैं, तो भैया दोस्त याद रख लेना 29 विषय दिए गए हैं। सर जी इसमें अनुच्छेद कितने जोड़े गए हैं? तो भैया ध्यान रख लेना सर जी, अनुच्छेद की संख्या जो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी सर जी? 16 हो जाएगी। सर जी कहां से कहां तक दिए गए? तो ध्यान रख लेना अनुच्छेद 243 से लेकर और कितना हो जाएगा दोस्त? 243 ओ तक हो जाएगा, 243 ओ तक हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ये भी बात आप याद रखना, 243 से लेकर 243 ओ तक भैया प्रावधान है। क्लियर? 11वीं अनुसूची 29 विषय और क्या बोलोगे भैया 16 अनुच्छेद हो जाएंगे और यहां तक प्रावधान है। और पंचायती राज संस्था भैया उत्तर प्रदेश में कितनी है भैया? 3 स्तरीय है। क्या बोलोगे कितनी स्तरीय है? 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय का मतलब क्या होता है भैया? यहां ध्यान रखेंगे सर जी क्या क्या हो जाएंगे। एक तो दोस्त ग्रामीण स्तर पर हो जाएगी, एक तो आपकी दोस्त ग्रामीण स्तर पर हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं सर जी कौन सी हो जाएगी? पंचायत समिति हो जाएगी, पंचायत समिति हो जाएगी। पंचायत समिति जो आपकी क्या होती है? ब्लॉक स्तर पर होती है ना, ब्लॉक स्तर पर होती है। ठीक है जी। तीसरी होती है दोस्त जिला पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति ये दोस्त कहां होती है? जिला स्तर पर होती है। ठीक है, ये कहां होती है? आपकी जिला स्तर पर होती है। क्या बोलोगे? जिला स्तर पर होती है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो एक बार जल्दी से, बोलो एक बार जल्दी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? छाप दिया सब कुछ भाई, देखो ठीक है, ये छाप दिया सब कुछ, दिमाग में छाप लो, दिमाग में। एक प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा यूपी में। आगे आ जाओ भी। उत्तर प्रदेश राज्य का बजट विधानसभा में कौन प्रस्तुत करता है? बताओ। उत्तर प्रदेश राज्य का बजट, देखो बजट मैंने वहां था, देखो मैं यही कहता हूं कि अब तक जो मैंने प्रश्न कराए हैं सारे जो थंबनेल में लगे हुए हैं उसके अनुसार कराए हैं। बजट था तो बजट का प्रावधान भैया उत्तर प्रदेश का किस में दिया गया सर जी? 202 में दिया गया, 202 अनुच्छेद में दिया गया, 202 अनुच्छेद में दिया गया, जिसके क्या नाम है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम है भैया? वार्षिक वित्तीय विवरण भैया इसका नाम है, ध्यान रख लेना। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या बोलोगे? इसका नाम हो जाएगा। अब बात करता है सर जी बजट विधानसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो भैया यहां का भी क्या बोलोगे? वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री। ठीक है, 202 में भैया 202 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? गन्ने की बात कर रहा है अभी, गन्ने की बात कर रहा है, जल्दी से बताएंगे भाई, गन्ने के बारे में बात हो रही है। अच्छा प्रश्न है भाई। क्लास में एक बार बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार बताओ सभी प्यारे साथी, क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, अब दोस्त किसकी बात कर रहा? गन्ने की। तो भैया गन्ने में दोस्तों किसका स्थान है? भैया उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस अन्य चीज में? तो भैया गन्ने के साथ साथ किस में हो जाएगा आपका? सर जी गेहूं में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गेहूं में हो जाएगा। सर जी आलू में हो जाएगा, आलू में हो जाएगा।
सर जी दुग्ध में हो जाएगा, दुग्ध में हो जाएगा। और बात करें सर जी पशुपालन में हम पहले स्थान पर हैं। पशुपालन में, पशुपालन आपके दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता महिष वंशीय, एक तो होता महिष वंशीय। महिष वंशीय का मतलब क्या होता है दोस्त, जो भैंस पालन होता है, यानी भैंस में भी हम प्रथम स्थान पर है। और एक होता है गोवंशीय, एक होता है गोवंशीय। गोवंशीय मतलब क्या बोलोगे सर जी, किसकी बात हो रही है, गाय की बात हो रही है, इसमें भी हम प्रथम स्थान पर है। पशुपालन के बाद अगर बात करें सर जी, हम आम में भी क्या बोलोगे प्रथम स्थान पर है। इसमें हम क्या बोलोगे, सब में हम फर्स्ट हैं, फर्स्ट यहां है, फर्स्ट हम यहां है, फर्स्ट क्या बोलोगे हम भैया यहां है, दुग्ध में फर्स्ट यहां है, हम भी यहां फर्स्ट है, और क्या बोलोगे यहां भी हम फर्स्ट है। लेकिन हम चावल क्या बोलोगे सर जी, चावल में हम क्या बोलोगे द्वितीय स्थान पर है। चावल में हम कहां है, दो सेकंड स्थान पर है, सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि यह भी प्रमुख हिस्सा माना जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो नहीं होनी चाहिए। चीनी का कटोरा क्यूबा, हाँ बिल्कुल आगे आ जाओ भी। अगले प्रश्न पर सर, नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। भैया नौटंकी बात जाओ, नौटंकी बढ़िया प्रश्न है। नौटंकी बताओ जी, नौटंकी की बात हो रही है भैया, नौटंकी जल्दी से बताओ। चलो जी बहुत बढ़िया। आलू मैंने लिख दिया होगा भैया, आलू मैंने लिख दिया, पीछे नहीं लिखा, लिख दिया आलू तो मैंने। चलो आगे आ जाओ। नौटंकी लोक नृत्य भाई उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में हो जाएगा। भैया नौटंकी की बात हो रही है, बताओ जल्दी से। नौटंकी तो ये जो नौटंकी आता है ना, ये दोस्त मथुरा का है ना, ये मथुरा का क्या हो जाएगा। मथुरा में क्या बोलोगे कि क्या की जाती है दोस्त, मथुरा जो क्षेत्र है नौटंकी के लिए जाना जाता है ना। और मथुरा के साथ साथ आपका हाथरस क्षेत्र है ना, हाथरस क्षेत्र, ठीक है जी। अब ये मथुरा और हाथरस जो क्षेत्र है ये कहां आता है दोस्त, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है, बोलो सही बात क्या हो जाएगी सर जी, सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भैया एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आगे सर जी, अवधी भाषा, अवधी भाषा मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है। बताओ जी अवधी भाषा क्या बोलोगे सर जी, अवधी भाषा की बात हो रही है। अवधी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है सर जी, की लेखपाल की क्लास स्टार्ट कराओ। लेखपाल का पूरा सिलेबस, लेखपाल का पूरा सिलेबस यही कराऊंगा प्यारे साथी, ठीक है। लेखपाल का क्या क्या बोलोगे सर जी, लेखपाल का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। क्या बोलोगे सर जी, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा प्यारे साथी, है ना, ऐसा नहीं है, बड़े शानदार तरीके से कंप्लीट सिलेबस। बताओ जी जल्दी से बताओ भी क्या हो जाएगा सर जी। अवधि तो कहां बोली जाएगी, आपके अवध क्षेत्र में बोली जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। सर जी ब्रज क्षेत्र में कैसी बोली जाएगी सर जी, ब्रज भाषा बोली जाएगी। कैसी भाषा बोली जाएगी, ब्रज भाषा बोली जाएगी, ठीक है जी। बुंदेलखंड में क्या बोलोगे, बुंदेलखंडी बोली जाती है। रोहिलखंड में क्या बोलोगे, रोहली भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या बोलोगे इज द राइट आंसर। सर जी काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, काशी विश्वनाथ। और इस मंदिर को सर किसने बनवाया, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण भैया किसने कराया, किसने कराया। और ये किसको समर्पित है भैया, किसको समर्पित है, ये भी आपको बताना किसको क्या बोलोगे समर्पित है। और तीसरा प्रश्न आपको क्या बताना है भैया, समर्पित तो है ही है, ये कितने ज्योतिर्लिंग, क्या बोलोगे कितने ज्योतिर्लिंग है भैया उनमें यह शामिल है, कितने ज्योतिर्लिंग है उनमें यह शामिल है, ठीक है जी। ये बताओ, अच्छा प्रश्न है जी, अच्छा प्रश्न है। तो क्या बोलोगे सर जी, काशी विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल दोस्त, क्या बोलोगे गंगा नदी के तट पर है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी के चारों ओर है ना, ये आपका मान लीजिए मंदिर है, ठीक है जी, ये आपका मंदिर है, इसके चारों ओर क्या बोलोगे क्या बनाया है, कॉरिडोर भी बनाया। अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसके चारों ओर क्या बनाया, कॉरिडोर बनाया, यानी जहां जो वहां की दुकानें थी सबको तोड़वा दी। और इस मंदिर के आगे यहां क्या जा रही है भैया, गंगा नदी। इस मंदिर के आगे से क्या गुजर रही है दोस्त, गंगा नदी गुजर रही है, ठीक है जी। और मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, अहिल्याबाई ने। किसने करवाया था, अहिल्याबाई ने करवाया था, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने भैया इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है जी। समर्पित किसको है भैया, भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या बोलोगे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। राधे राधे भाई, बोलो बात सही है, बात सही है। अभी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे आ जाओ भी सर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलोगे कौन सा है, बताओ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जल्दी से बोलो।
चलो अब मुझे एक चीज बता दो यार, मैं इतने अच्छे से आपको करा रहा हूं, ना तो आप लाइक कर रहे हो, ना ही प्यारे साथी सेशन को शेयर कर रहे हो, गलत बात है नहीं? गुरु दक्षिणा के रूप में तो कम से कम कुछ दे दिया करो यार, है जी? गुरु दक्षिणा के रूप में तो कुछ दे दिया करो। चलो, उसने कहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? सर जी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? सर जी दुधवा हो जाएगा। क्या बोलोगे? सर जी दुधवा हो जाएगा। सर अगर पूछ ले चंद्रप्रभा कहां हो जाएगा? ये आपका चंदौली में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? सर जी चंदौली में हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? सर जी दुधवा कहां हो जाएगा? आपका लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? तो भैया याद रख लेना, इस हस्तिनापुर, भैया हस्तिनापुर कहां हो जाएगा? सर जी मेरठ हो जाएगा। मेरठ हो जाएगा। बिजनौर हो जाएगा। मेरठ, बिजनौर। क्या बोलोगे? सहारनपुर, सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलोगे? मुजफ्फरनगर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि में। मुझे बताओ कतर्निया घाट कहां है? कहां पर है बताओ? चलो जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ, सबसे पुराना, ये मैंने आपको कल बताया था, ये मैंने आपको कल बताया था। क्या बोलोगे? सबसे पुराना, सबसे पुराना मैंने आपको कल बताया था, सबसे पुराना। ठीक है, याद रख लेना भाई। ठीक है जी, आगे आ जाओ भी, आगे चलते भी अगले प्रश्न पर। सर जी कतर्निया घाट, कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? बताना भी, जल्दी से बताओ। कतर्निया घाट की बात हो रही है। कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य भाई कहां स्थित है? फटाफट बताओ। चलो जल्दी से बताओ भी, क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? फटाफट से बताओ। कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? ऑप्शन आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? सर जी कतर्निया घाट जो हो जाएगा आपका घाघरा नदी के सहारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दुर्गेश चौहान जी, बहुत बढ़िया। आगे, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो सेवा क्या बोलोगे किस शहर में शुरू की गई? बताओ जी। उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो सेवा भैया किस शहर में शुरू की गई थी? बताओ फटाफट से। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ सेशन में, है ना? देखो ऐसे ही सेशन को बिल्कुल धुआंधार तरीके से करेंगे। भैया उत्तर प्रदेश में पहली जो मेट्रो थी, क्या बोलोगे? वो लखनऊ में। क्या बोलोगे? लखनऊ में, ध्यान रख लेना। और ये चार बाग से, क्या बोलोगे भैया? लखनऊ में चार बाग जो है वहां से क्या बोलोगे इसको शुरू किया गया था? कहां से भैया? चार बाग से इसको शुरू किया गया था। याद रख लेना, कहां से? चार बाग से। क्लियर? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। चार बाग से इसको शुरू किया गया था। आगे आ जाओ भी। भारत का पहला एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश कौन सा है? बताओ जी। भारत का पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कौन सा है? बताओ जी, जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। बढ़िया प्रश्न है लोग दोस्त, लाजवाब है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का भी भैया पहला एक्सप्रेसवे है? बताओ भाई। गंगा एक्सप्रेसवे तो अभी बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे तो अभी बन रहा है, जो कहां से कहां तक है? आपका मेरठ से। क्या बोलोगे? मेरठ से कहां तक बन रहा है? आपका प्रयागराज तक बन रहा है। क्या बोलोगे? मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये आपका जो बन रहा है, ये कहां से कहां तक है? ये आपका इटावा से चित्रकूट। क्या बोलोगे? इटावा से कहां तक हो जाएगा? आपका चित्रकूट तक हो जाएगा। चित्रकूट तक हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दोस्त क्या बोलोगे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका लखनऊ से कहां तक जाता है? ये आपका लखनऊ से कहां तक जाता है दोस्त? लखनऊ से कहां तक जाता है? आपका बलिया तक जाता है। लखनऊ से कहां तक जाता है? बलिया तक नहीं, गोरखपुर तक। लखनऊ से क्या बोलोगे? गोरखपुर तक जाता है। नहीं, बलिया ही है, बलिया सही है। बलिया, बलिया तक जाता है, वो गोरखपुर एक्सप्रेसवे। बचा कौन सा आपका दोस्त? भारत का पहला एक्सप्रेसवे। क्या बोलोगे? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे इसे कहते हैं। बी, बी दोस्त, बी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है, क्लियर? आगे आ जाओ भी, आगे। सर 1857 के विद्रोह के समय अवध का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? बढ़िया प्रश्न है। अवध, क्योंकि दोस्त अवध बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था। अवध जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, है ना? बड़ा क्षेत्र था अवध। तो अवध क्षेत्र के अंतर्गत दोस्त बहुत सारे जिले हमारे आते हैं। आज के वर्तमान के बहुत सारे जिले आते हैं। चलो, वर्तमान के बहुत सारे जिले आते हैं, लेकिन उसने कहा है कि सर जी अवध का, तो भैया अवध का क्या बोलो? क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लखनऊ का कौन कर रहे थे भैया? उनकी रानी जो बेगम हजरत महल कर रही थी, वाजिद अली शाह की बेगम।
बेगम हजरत महल भैया क्या कर रही थी, वहां का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है जी, याद रखेंगे। समझ आई बात? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बताओ जी, असहयोग आंदोलन के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ भी एक बार, फटाफट। भाई किसकी बात कर रहा? हर हर महादेव भी। असहयोग आंदोलन के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बात हो रही है दोस्त 1920 की। क्या बोलोगे? बात हो रही है 1920 की। अब 1920 के समय किसकी हुई? भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो बन गया वो 1887 में बन गया। काशी लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ क्या बोलोगे, ये कब बनी? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, या क्या बोलोगे भैया, विश्वविद्यालय, ये 1875 में तो कॉलेज बना, और 1920 में क्या बोलोगे, ऐसे भैया विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे सर जी? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले कॉलेज था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 75 से लेकर क्या बोलोगे 1920 में की गई। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 का है, जो कि सबसे पहला है। जो कि क्या है भैया? सबसे पहला है। ये आपका सबसे पहला हो जाएगा। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो 1920 में हो जाएगा। 1920 में इसे विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो कि पहले कॉलेज था। आगे आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस स्थान से राज्य में प्रवेश करती है? ये तो प्रश्न मैंने अभी आपको पहले भी बताया था भाई, अभी तो बताया था। चलो जल्दी से बताओ। उसने कहा कि भाई कहां से प्रवेश करती है? तो भैया उत्तर प्रदेश गंगा नदी में किस स्थान से प्रवेश करेगी सर जी? बिजनौर से। क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हरिद्वार में क्या कहते हैं सर जी? हरिद्वार में तो मैदानी क्षेत्र में, यह प्रश्न भी आता है कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में पहली बार जो प्रवेश करती है, पहली बार प्रवेश जो करती है, उसे क्या कहा जाता है? हरि का द्वार कहा जाता है, हरि का द्वार। प्रयागराज में क्या होता है दोस्त? इसका यमुना से मिलन होता है। यमुना से क्या होता है? मिलन होता है। यमुना से मिलन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? गंगा यमुना का संगम कहा जाता है। वाराणसी दोस्त, वाराणसी से प्रश्न जो आता है, ये सबसे गंगा के तट पर भारत का सबसे प्राचीनतम जीवंत शहर है। सबसे प्राचीनतम जीवंत शहर है। ठीक है जी, जीवंत शहर है। बोलो बात सही आई? बोलो बात समझ पाए आप लोग? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजनौर। ठीक है, बिजनौर। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। चलो एक बार सभी के सभी प्यारे साथी अपने भैया स्टेट, क्या बोलोगे? स्टेट, और स्टेट के बाद क्या बोलोगे भैया? जिले का नाम लिखेंगे। सभी प्यारे साथी मुझे पता तो लगे, स्टेट और क्या बोलोगे फिर भैया? जिला। स्टेट या ऐसे लिख देना स्टेट, और फिर क्या बोलोगे आप? डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऐसे लिख दो। दोनों चीज कहां से है पता तो लगे कि भाई हमारी क्लास के प्यारे विद्यार्थी कहां कहां से क्लास ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? बताओ जी। उत्तर प्रदेश की जलवायु भाई किस प्रकार की जलवायु है? तो क्या बोलोगे सर जी? भूमध्य सागर जलवायु। सर कोई मतलब नहीं है। समशीतोष्ण नहीं जी, शीतोष्ण नहीं। यहां तो रहा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, यह भी प्रश्न आ जाता। कितने भागों में बांटा गया? तो कितने सर जी? 9 जलवायु क्षेत्र में। क्या बोलोगे सर जी? 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। यह प्रश्न पूछा गया है ना। और अगर पूछ ले सर जी पारिस्थितिक तंत्र कितने, पारिस्थितिक तंत्र कितने, यह भी प्रश्न आता है। पारिस्थितिक तंत्र कितने हैं भैया? क्या बोलोगे सर जी? 20 है ना, 20 है। तो 9 जलवायु क्षेत्र है भारत में, 20 क्या बोलोगे? पारिस्थितिक तंत्र है। यह बात मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहा हूं। यह बात मैं किसके संदर्भ में कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बात समझ पाए? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहां से हैं? महोबा यूपी। अच्छा जी, चलो जी। औरैया से, हरियाणा पलवल। बहुत बढ़िया जी। चलो जी, यूपी जिला महू। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। औरैया। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। मतलब दूर दूर तक हमारा सेशन पहुंच रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भाई कितना होता है? बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल की बात करिए कितना होता है। और ये उत्तर प्रदेश में दोस्त कैसा सदन है?
ये स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और दोस्त इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है ना। और दूसरी बात है, इसका जो प्रावधान दिया गया है, इसका जो प्रावधान दिया गया किसमें दिया गया दोस्त? अनुच्छेद किसमें दिया गया? 169 में दिया गया। अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अब इसके कार्यकाल की बात हो रही तो क्या बोलोगे सर जी? 6 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। अब स्थायी सदन है तो क्या होता है सर जी? 2 वर्ष के बाद क्या होता है? 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं भैया? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यही प्रोसेस क्या बोलोगे? आजीवन चलता रहता, आगे चलता रहता। ठीक है, यही चलता रहता है। चलो जी, मैं भी आज पहली बार आया हूं। बताओ शिवा, कैसी क्लास लग रही है आपको? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई। सर, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचली इकाई कौन सी है? बताओ जी। पंचायती राज में उसने कहा कि सर भाई सबसे निचली इकाई आपको बतानी है कि भाई कौन सी है। बढ़िया प्रश्न है, बताओ भाई। क्लास जो नए प्यारे साथी जुड़े हैं, एक बार बताना कि भाई कहां से हैं। पंचायती राज व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश में कितनी स्तरीय है भाई? 3 स्तरीय है। क्योंकि कई सारे भाई ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या कम है, वहां 2 स्तरीय है। क्योंकि अशोक मेहता समिति जो थी उसने 2 स्तरीय समिति की बात करी। कई सारे स्टेटों में 2 समिति है, 2 स्तरीय, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। तो पंचायती राज की बात हो रही है भैया, सबसे नीचे जो हो जाएगी वो ग्राम पंचायत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भाई क्या बोलोगे सर जी? ग्राम पंचायत हो जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ भाई। सर, उत्तर प्रदेश का मुख्य नकदी फसल कौन सी? यानी क्रॉप फसल की बात कर रहा हूं, बताओ जल्दी से। चलो, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो भैया नकदी फसल का मतलब होता है जिसे बेचकर क्या बोलोगे? पैसे कमाए जा सके। जिसे बेचकर पैसे कमाए जा सकते, तो नकदी फसल होती। कई सारी फसलें होती है, जैसे खाद्यान्न फसल होती है। मतलब जो खाद्यान्न फसल में क्या बोया जाता है? जैसे गेहूं है, चावल है, जो है मक्का है, ये खाद्यान्न फसल है। ठीक है जी। कुछ बागवानी फसलें होती हैं, बागवानी फसलें कौन सी होती हैं? जैसे आपका आम है ना, आम है। ठीक है जी। अमरूद है। ठीक है जी। यानी जो बाग लगाकर बनाए जाते हैं, ऐसे क्या बोलोगे? नकदी फसल होती है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? बताओ। अभी मैंने बताया था, अगर याद हो आपको, मैंने जस्ट अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था, मार्स से हैं गुरुदेव। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अभी हमारा भी एक प्लॉट का नाम करवा देना भाई, बैनामा करवा देना हमारा भी मार्स में। उत्तर प्रदेश के बजट को मैंने अभी बताया कि सर उत्तर प्रदेश का जो बजट है, इसका प्रावधान किसमें दिया गया? 202 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? जो केंद्र का बजट है वो किसमें दिया गया दोस्त? आपका 112 में दिया गया है। और जो राज्य का 202 में, इसका नाम जो दिया गया वो दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। यानी 1 वर्ष का वित्तीय विवरण है, जो आपका कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, और 31 मार्च तक होता है। क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया। पहले भाई एक बार सेशन को लाइक शेयर करो, सभी के सारे प्यारे साथी लाइक करके सेशन को शेयर कर दो आज। ठीक है, इतनी मैं जान लगा के लाया हूं पीपीटी में और खुद में, तो भाई एक बार शेयर करने का फर्ज बनता है। सर, रासलीला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ। रासलीला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ। रासलीला जो की जाती है दोस्त, कृष्ण, क्या बोलोगे? कृष्ण के जो नाच गाना है, कृष्ण के साथ जो नाच गाना रहता था गोपियों का, उसे रासलीला कहा जाता है। कृष्ण के साथ जो नाच गाना करती थी गोपियां, उसे क्या कहा जाता है भैया? उसे रासलीला कहा जाता है। ठीक है, तो सर जी ये तो सीधा क्या बोलोगे सर जी? ब्रज क्षेत्र में होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और अगर पूछ ले सर जी रामलीला, तो भैया रामलीला होती थी आपके अवध क्षेत्र में। अब अवध क्षेत्र का मतलब क्या हो गया सर जी? अवध क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, तो वर्तमान का क्या हो जाएगा सर जी? अयोध्या हो जाएगा। वर्तमान का क्या हो जाएगा सर जी? अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या। रामलीला यानी राम की लीला, रासलीला रास की लीला। बोलो, बात समझ आई?
आगे आ जाओ भी आगे। ब्रजभाषा मुख्य रूप से किस जनपद में बोली जाती है? बताओ, मुख्य रूप से आपको बताना। ब्रजभाषा मुख्य रूप से किस भाषा में बोली जाती है? बताओ जल्दी से। चलो मैगी वाली को फेंक दूंगा, बार बार ये सुखियाली आ जाती है। अच्छा बताओ, ब्रजभाषा मुख्य रूप से किस जनपद में बोली जाती है? भैया ब्रजभाषा का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्या बोलोगे? मथुरा है। क्या बोलोगे सर जी? मथुरा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है जी। अच्छा अगर आ जाए सर जी अयोध्या में कौन सी बोली जाती है? तो सर जी अवधी भाषा है ना। क्या बोलोगे सर जी? अवधी भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। सर जौनपुर में कौन सी बोली जाती है? रोहिलखंडी है ना। यह प्रश्न आ जाता है, रोहिलखंडी जो भाषा है, रोहिलखंडी जो भाषा है वो बोली जाती है रोहिलखंडी भाषा, क्योंकि रोहिलखंड का क्षेत्र है जौनपुर। बस्ती तो क्या बोलोगे सर जी? बुंदेलखंडीय है ना। ये बुंदेलखंडीय है। ठीक है जी। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडीय है ना, बुंदेलखंडीय हो जाएगा, बुंदेलखंडीय। ठीक है जी। समझ पाए आप? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी। आगे, बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ किस जनपद में स्थित है? तो बिल्कुल आसान, लड्डुआ प्रश्न है भाई, लड्डुआ प्रश्न है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो सारनाथ है वो किस जनपद में स्थित है? बताओ। ये तो बहुत आसान प्रश्न है ना, ये तो बहुत आसान और लड्डू प्रश्न है। बताओ तो भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ की बात हो रही है। सर जी सारनाथ कहां पड़ता है? सर जी वाराणसी में, वाराणसी में। और बौद्ध धर्म यानी यहीं पर, क्या बोलोगे? यहां पर जो है, यहां पर मत लिखो, क्या बोलोगे? यहां की बात करो। जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने भैया सर्वप्रथम जो क्या बोलोगे? सर्वप्रथम पहला जो उपदेश दिया था, पहला जो उपदेश दिया था भैया, वो पहला उपदेश जो कहां दिया था भैया? कहां दिया था पहला उपदेश? सर जी सारनाथ में दिया था, सारनाथ। जो क्या कहलाया था सर जी? जो कहलाया था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता। बात समझ पाए आप लोग? पहला क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। सर जी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? आगे आ जाओ भी। सर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र बताओ भाई। आप तो धुआं उठा दो क्लास में, लाइक का बारंबार लगा दो, बाढ़ लगा दो भाई। चलो, किसकी बात कर रहा है वो? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। उसने कहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? भैया सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र पाया जाता है पश्चिमी यूपी नहीं दोस्त, यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ एक जिला पड़ता है आपका सोनभद्र, है ना। सोनभद्र क्या बोलोगे? सबसे पहला जिला है। और सोनभद्र में क्या बोलोगे? एक वेलहत्ती गांव है, एक वेलहत्ती गांव है, वेलहत्ती क्या बोलोगे? ग्राम है, जिसे क्या किया गया? पहला वन ग्राम घोषित किया गया। पहला वन ग्राम क्या किया हुआ भैया? घोषित किया हुआ। ये सोनभद्र का, ये पहला वन ग्राम घोषित किया हुआ वेलहत्ती ग्राम को। ठीक है जी, जो सोनभद्र का है, जो सोनभद्र का है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय हनुमान। ठीक है, आगे। सर जी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट है? बताओ जी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित है? अच्छा प्रश्न है, बताओ जी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है अभी, जल्दी से बताओ किस अंतरराष्ट्रीय नदी? चलो बहुत बढ़िया जी, ये सुबह पढ़ा था। बताओ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है तो क्या बोलोगे? बांग्लादेश का कोई मतलब नहीं है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये दुधवा जो है हमारी एक सीमा रहती है जो ओपन सीमा किससे है? सर नेपाल से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। और दुधवा ये पड़ता कहां है सर जी? इसका विस्तार कहां है? दुधवा का कहां है बताओ? दुधवा का जो हो जाएगा विस्तार बताओ सर जी। लखीमपुर खीरी है ना, लखीमपुर खीरी। क्या बोलोगे सर जी? लखीमपुर खीरी इसका क्या हो जाएगा? और ये जो क्षेत्र है कहां मिलता है आपका? नेपाल में। कहां मिलता है? नेपाल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बी। आगे। सर उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? और इसे एक चीज और ध्यान कर लेना कि यह भारत की भी प्रथम राज्यपाल थी, यह भारत की भी भैया पहली महिला राज्यपाल थी। तो क्या बोलोगे सर जी? सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां जो आपको ये दिख रहा है ना, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल कौन हो जाएंगी भैया? पहली महिला राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल पहली महिला क्या हो जाएंगी? राष्ट्रपति हो जाएगी। बोलो बात समझ आई? विजय लक्ष्मी पंडित दोस्त संयुक्त राष्ट्र में पहली कौन हो जाएंगी? पहली भारतीय महिला प्रतिनिधि, पहली भारतीय
महिला प्रतिनिधि हो जाएंगी, पहली महिला प्रतिनिधि हो जाएंगी। और ये आपको पता होना चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल का संबंध किससे सर? ये प्रमुख रूप से कुछ नहीं है, गुजरात से संबंध रखती है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। सर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित हुआ? भैया बहुत शानदार प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला हवाई अड्डे की बात कर रहा है भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित हुआ, बताओ। चलो, अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो चुपचाप। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करा, तो भाई कौन सा हो जाएगा सर जी? सबसे पहला शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या बोलोगे? लखनऊ। और ये लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है दोस्त? अमोसी। अमोसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमोसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भैया याद रख लेना। और इसे किस और नाम से जाना जाता है भैया? इसे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है ना। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है क्या भैया? चौधरी चरण सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैया अमोसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाना जाता है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे, गंगा एक्सप्रेसवे किन दो जिलों को जोड़ता है? बताओ जी। गंगा एक्सप्रेसवे, और ये कब तक चालू हो जाएगा ये भी आपको बताना है। गंगा एक्सप्रेसवे कब तक भैया चालू हो जाएगा? और इसकी लंबाई भी बतानी है, कि भैया लंबाई कितनी है। तो भाई कहां से कहां तक? नोएडा से आगरा तक कौन सा हो जाएगा सर जी? ये तो हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे, है ना। कौन सा हो जाएगा? यमुना एक्सप्रेसवे, है ना, एक्सप्रेसवे हो जाएगा, ठीक है जी। कितना है सर जी? 165.5 किलोमीटर, ठीक। लखनऊ से बलिया कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जाएगा, ठीक है जी, एक्सप्रेसवे हो जाएगा। वाराणसी से गोरखपुर कोई है नहीं भैया, ये तो रहा मेरठ से प्रयागराज, सही ऑप्शन क्या बोलोगे? ए। और इसे ध्यान रख लेना दोस्त, इसे 2026 के शुरुआत में, 2026 के शुरुआत में इसे शुरू कर दिया जाएगा, और एक इसकी क्या खास बात है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, उत्तर प्रदेश का क्या बोलोगे? सबसे लंबा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा क्या हो जाएगा भैया? एक्सप्रेस वे हो जाएगा। क्या बोलोगे? एक्सप्रेस वे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हो जाएगा, ठीक है, पूछा जाता है। चलो, और अगर पूछ ले सर इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो ध्यान रख लेना सर जी 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। आगे, बाद में इसे बनारस तक बढ़ाया जाएगा, है ना, बनारस तक। चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किस स्थान से की गई? बढ़िया प्रश्न है जी, बढ़िया प्रश्न है। कि उसने कहा है कि चोरा चोरी की जो घटना है कि इसके बाद में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा। सबसे पहले चोरी चोरा की घटना जो हुई थी, ये क्या बोलोगे कहां हुई थी? गोरखपुर में हुई थी, है ना, जिसमें कब हुई थी? 4 और 5 फरवरी की रात्रि को, यानी 4 की रात्रि थी, और इसे कई जगह 5 भी बोला जाता है। तो फरवरी क्या बोलोगे कब हुई थी? 1922 को, ठीक है जी। कहां से इसको वापस लिया गया था? तो याद रखना है दोस्त आपको, भैया याद रखना, बारदोली, है ना, बारदोली है, बारदोली से इसको क्या लिया गया था? वापस लिया गया, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज, असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था दोस्त? 1920 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे चलो जी, ठीक है जी। आगे, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बढ़िया प्रश्न है, यमुना नदी। और यह गंगा नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, यह भी बात आपको समझनी है, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, और ये कहां से प्रवेश करती है सर? सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर से प्रवेश करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और गंगा में जो मिल जाती है, गंगा में जो मिलती है वो कहां मिलती है? तो सर जी प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, और सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लेना। गंगा में कहां मिलती है? प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है, सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है।
शारदा नहर परियोजना, शारदा नहर परियोजना मुख्यतः किस क्षेत्र की सिंचाई करती है? बताओ शारदा नहर परियोजना किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? बताओ बताओ भी जल्दी से। शारदा नहर परियोजना मुख्यतः किस क्षेत्र में सिंचाई करती है? भैया पश्चिमी यूपी, तराई क्षेत्र, ठीक है जी, शारदा क्षेत्र, शारदा नदी से निकली हुई है, ध्यान रख लेना, बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र। बताएंगे जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो शारदा नहर की बात हो रही है दोस्त, ये उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कौन सा होता है? जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, जिसे आप उत्तरी क्षेत्र कहते हो, उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है ना, तराई क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, वहां से दोस्त क्या बोलोगे? वहां यह उस क्षेत्र में सिंचाई करती है। आगे, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो काली मिट्टी है मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, अभी बताओ। हाँ जी बढ़िया। चलो, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? देखो पूर्वांचल, भाई पूर्वांचल में तो क्यों पाई जाएगी? क्योंकि पूर्वांचल तो अलग हो गया, हमें पश्चिम की ओर लेके जाना है। तराई का मतलब तो कुछ है नहीं, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहां क्या बोलोगे? आपकी काली मृदा पाई जाती है, बुंदेलखंड, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का दक्षिण का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्या है भैया? दक्षिणी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का क्या है? दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। चलो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार नहीं होता? बताओ जी, नहीं होता, ये बढ़िया प्रश्न है। नहीं होता है, क्या हुआ भाई? क्या हुआ अभी, क्या हुआ? हम्म, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? ये बताओ कहीं। देखो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव किस प्रकार नहीं होता? राज्यपाल द्वारा मनोनयन होता है भाई, बिल्कुल होता है। विधानसभा के द्वारा, सर जी क्या बोलोगे? होता है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा होता है। दोस्त, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव भैया नहीं होता, तो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, इनके द्वारा नहीं होता। बाकी राज्यपाल मनोनयन करते हैं कुछ को, विधानसभा के द्वारा भी किया जाता है निर्वाचन, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन क्या बोलोगे? हमारा सी हो जाएगा, जो नहीं किया जाता। नेटवर्क प्रॉब्लम केवल रजनी श्रीवास्तव के में हो रही है, बाकी किसी के में नहीं है। आगे, पंचायत समिति का गठन, पंचायत समिति गठन किस स्तर पर होता है? बताओ, यह प्रश्न बढ़िया है। पंचायत समिति का गठन किस क्षेत्र पर होता है? जल्दी से बताओ। किसी के में नहीं हो रहा, बस तुम्हारे में हो रहा है। किसी के फोन में नहीं हो रहा, तुम्हारे में हो रहा है। जल्दी से बताओ। उसने कहा पंचायत समिति, तो भैया पंचायत समिति जो होती है दोस्त, ये ब्लॉक स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम स्तर पर क्या बोलोगे? ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या बोलोगे? ग्राम पंचायत होती है ना, क्या बोलोगे? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर जिसे आप कहते हो पंचायत समिति से कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचायत समिति से कहते हैं। और जिला स्तर पर क्या होती है सर जी? जिला पंचायत समिति होती है, इसे क्या कहते हैं? जिला पंचायत समिति कहते हैं, जिला पंचायत समिति इसे कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना। तो ऑप्शन क्या बोलोगे? 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाली खाद्यान्न फसलें कौन सी है? बताओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी, यानी सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न वाली फसल है उत्तर प्रदेश में कौन सी? अच्छा प्रश्न है, ये तो बढ़िया प्रश्न है। बताओ क्या हो जाएगा भाई? सेशन एक बार ना, सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दो। आप लोग ये काम नहीं करते, ये काम तो कर दिया करो यार, थोड़ा फास्ट गुरुजी, इससे ज्यादा फास्ट करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या बोलोगे भैया? गेहूं होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी धान के मामले में, दोस्त हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो द्वितीय स्थान पर है। मक्का में क्या बोलोगे भैया? कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक, ठीक है जी। जौ में आपका कौन सा हो जाएगा? जौ में भी क्या बोलोगे? अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन ये खाद्यान्न फसल नहीं है। खाद्यान्न वाली प्रमुख फसल जो होती है वो क्या बोलोगे? गेहूं होती है। राज्य का आकस्मिक निधि, राज्य का आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताओ जी, राज्य की आकस्मिक निधि जो होती है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आकस्मिक निधि एक तो होती है भैया आपकी संचित निधि, एक तो होती है दोस्त आपकी संचित निधि, ठीक है जी, संचित निधि होती है, और संचित निधि, और एक होती है आपकी आकस्मिक।
आकस्मिक, ठीक है जी, एक होती है आपकी आकस्मिक, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इसमें से क्या बोलोगे कौन निकालती है भाई, इसमें से आपको पता है या तो संसद पैसे निकालेगी संसद, या आपका निकालेगा विधानमंडल, या निकालेगा विधानमंडल, ठीक है, या तो संसद निकालेगी या विधानमंडल निकालेगा। जबकि ये आकस्मिक निधि है, या तो इससे क्या बोलोगे राष्ट्रपति निकालेंगे, या तो राष्ट्रपति, या क्या निकालेंगे दोस्तों आपके राज्यपाल निकालेंगे, क्या बोलोगे, या राज्यपाल निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे सर जी, आगे चलते हैं भी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, आल्हा लोकगीत, आल्हा लोक गाथा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताओ जी, बढ़िया प्रश्न है। सर चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, हाँ प्रत्यक्ष होता है विधानसभा का, चुनाव प्रत्यक्ष जो होता है वो विधानसभा का होता है। अब आ जाओ आला, ये आला जो है लोग गाता है वीर, वीर रस में गाई जाती है, वीर रस में गाई जाती है। क्यों गाई जाती है वीर रस में, सबसे पहले तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के, क्यों है बुंदेलखंड क्षेत्र की, ये जो आल्हा और ऊदल नाम के दो वीर हैं, आल्हा और ऊदल के, ठीक है। ये किस वंश से संबंधित है, चंदेल वंश है ना, ये चंदेल वंश था एक, क्या बोलोगे बुंदेलखंड में, जिसके एक राजा थे, जिसके एक राजा थे राजा परमार, राजा परमार। और राजा परमार के क्या बोलोगे आला उदल जो थे ये सेनापति थे, सेनापति थे। और ये इतने बहादुर थे, ये इतने बहादुर थे कि भाई लड़ते लड़ते क्या हो गए, शहीद हो गए। ये इतने बहादुर थे कि लड़ते लड़ते क्या हो गए, ये शहीद हो गए। और आज भी इनकी याद में हम क्या बनाते हैं भैया, आला लोक गाते गाते। आला और उदल दो थे जो सेनापति थे, किसके, चंदेल वंश के राजा परमार के यहाँ, ठीक है। लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए, आज भी उनकी याद में हम क्या बनाते हैं भैया, लोक गाथा गाते हैं वीर रस में। भोजपुरी भाषा को संविधान की, भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग मुख्यतः किस क्षेत्र में से जुड़ी है, अच्छा प्रश्न है अभी। भोजपुरी में आजकल आप देखते हो गाने बहुत सारे लिखे जा रहे हैं भोजपुरी में, है ना, और साहित्य भी आजकल बहुत लिखा जा रहा है। तो वहीं से प्रश्न है, वहीं से प्रश्न है, बताओ। तो पश्चिमी यूपी, सर पश्चिमी यूपी में तो खड़ी बोली है, ठीक है। बुंदेलखंड में सर जी नहीं होगा, तराई क्षेत्र में नहीं सर, जो पूर्वांचल क्षेत्र है जो आपका बिहार से टच होता है, क्या बोलोगे, जो बिहार से सटा है, जो बिहार से सटा है उसकी बात हो रही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ भाई। कुशीनगर किस धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल है, बताओ। कुशीनगर, कुशीनगर इसकी बात हो रही है, बताओ जी कुशीनगर। अब आपको एक बात समझनी है, सर कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है, पहले तो ये बताओ। कुशीनगर किस धर्म के लिए, तो किस धर्म के लिए हो जाएगा, बौद्ध धर्म के लिए हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन किस लिए प्रसिद्ध है भैया, यहां महात्मा बुद्ध का, यहां महात्मा बुद्ध का क्या है दोस्त, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण भैया यहां क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण यहां पर प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, इसलिए क्या हो जाता है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे सर, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, बढ़िया प्रश्न। अभी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या बोलोगे शामिल है, बताओ जी जल्दी से क्या हो जाएगा सही आंसर, बताओ फटाफट से। उत्तर प्रदेश का दोस्त कौन सा स्मारक, भाई कौन सा स्मारक है, तो क्या बोलोगे सर जी, जो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बताओ। आप बताओ पहले। आप तो बताओ आंसर जल्दी से। इस आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न है बिल्कुल, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे सर जी, आप आगरा किला को देखकर मत लगा देना, आगरा का किला नहीं है। क्या बोलोगे सर जी, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या बोलोगे सही आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जिनका डी है वो एकदम से सही है। आगे आ जाओ भी। सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस नदी बेसिन में स्थित है, बताओ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या बोलोगे किस बेसिन में स्थित है, बताओ जी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जल्दी से, फास्ट। हाँ 1991 में इसे भैया शामिल किया गया था। और अगर आप आगरा का किला कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि दोस्त दिल्ली के लाल किले को शामिल किया गया। बहुत बढ़िया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ऑप्शन क्या बोलोगे एकदम से क्या हो जाएगा, रामगंगा, यानी डी एकदम इससे इसका सही आंसर हो जाएगा पीलीभीत।
रामगंगा नदी में है। आगे, गंगा एक्सप्रेसवे किन दो जिलों को जोड़ता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गंगा एक्सप्रेसवे, अभी बताया था। कमेंट करके लिख दो किन किन को याद है कि भैया कहां किसको जोड़ा जाता है। अब आपको एक बात समझनी है कि ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है, और इसकी जो दूरी है वो 594 किलोमीटर। क्या मैं सही हूं? और यह है उत्तर प्रदेश का, क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, क्या बोलोगे, क्या हो जाएगा, सबसे लंबा, सबसे लंबा क्या हो जाएगा भैया? एक्सप्रेस वे हो जाएगा। एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे भैया हो जाएगा सबसे लंबा। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे, उत्तर प्रदेश की किस योजना का संबंध, क्या बोलोगे, बालिकाओं से? बताओ। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है जी, बताओ फटाफट से। उत्तर प्रदेश का जो संबंध है किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश की योजना का संबंध बालिकाओं से है। तो भाई मातृ वंदना योजना, ये तो भाई मातृ वंदना योजना किसके लिए है? प्रसूति महिलाओं के लिए। किसान सम्मान निधि किसान के लिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना, क्या बोलोगे, ये वृद्धों के लिए। कन्या सुमंगला योजना है दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे? ए हो जाएगा। और ये दोस्त 18 वर्ष से 18 वर्ष तक की, क्या बोलोगे, 18 वर्ष तक की, क्या बोलोगे, किसके लिए है? महिलाओं के, सॉरी, बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए है भैया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, कन्या सुमंगला योजना, ये मैंने आपको एक बार पहले भी शायद कराई है। आगे, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले, क्या बोलोगे, प्रथम यूपी निवासी कौन थे? देखो बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मैंने यूपी में प्रथम के नाम से भी टॉपिक था। एक टॉपिक आपका किस नाम से था? यूपी में प्रथम। तो यूपी में प्रथम था तो ये प्रश्न बनता है। तो भैया किसके बारे में बात कर रहा? पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। देखो अगर बात करता पद्म पुरस्कार की तो क्या हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। और अगर करता पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले, पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेशी, करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के, क्या बोलोगे, निवासी तो कौन हो जाते हैं भैया? निवासी कौन हो जाते हैं? आपके मदन मोहन मालवीय। लेकिन पद्म पुरस्कार की बात करिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी मदन मोहन मालवीय, और यहां क्या हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत। आगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन दो जिलों को जोड़ता है? बढ़िया प्रश्न है जी। मैंने ये प्रश्न शायद आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया, थोड़ी देर पहले कराया। अरे सर यहां तो जहर वाले घूम रहे हैं, काट ना ले। अच्छा चलो पढ़ लो चुप। क्या बोलोगे सर जी? बुंदेलखंड एक्सप्रेस में किन दो जिलों को जोड़ता है? तो भैया बुंदेलखंड से याद रख लेना दोस्त, बुंदेलखंड कहां कहां पड़ता है? झांसी कानपुर ये तो खत्म हो गया, चित्रकूट इटावा, और इटावा से चित्रकूट। अब देखो झांसी से चित्रकूट, चित्रकूट से इटावा, और क्या बोलोगे आपका इटावा से चित्रकूट। एक तो ऑप्शन ही नहीं है, एक तो ऑप्शन ही नहीं है, बताओ जल्दी से। अरे भाई ये सबके लिए, ये सबके लिए है। हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? लेकिन पहले दोस्त आपका ये इटावा आएगा, इटावा से चित्रकूट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बताओ। इकाना, इकाना भाई, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम किस है? और इसका इसका नाम भी आपको बताना, इनका वर्तमान नाम क्या है ना, वर्तमान नाम भी आपको बताना, वर्तमान नाम क्या है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, वर्तमान नाम भी। नहीं, इटावा से चित्रकूट है, जब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होगा। जब भाई इटावा आपका बुंदेलखंड में थोड़ी पड़ता है, चित्रकूट बुंदेलखंड में पड़ता है भाई। जो आप समझो, इटावा आपका अलग पड़ता है, इटावा आपका आगरा के, आगरा से सटा हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर बुंदेलखंड में है वो आपका चित्रकूट है। चलो बताओ जी। इकाना स्टेडियम, भाई ये तो बहुत आसान है। इकाना स्टेडियम, अरे मैं यार और कितना साइड हूं बताओ, और मैं कहां चला जाऊं, इससे भी बाहर चला जाऊं क्या? इतना तो साइड हो जाता हूं।
चलो, ये तो बिल्कुल लड्डू प्रश्न है। क्या बोलोगे सर जी, क्या हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। और दोस्त इसका जो नाम हो जाएगा वर्तमान नाम वो अटल बिहारी, क्या बोलोगे? अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अटल बिहारी क्या हो जाएगा? वाजपेयी, वाजपेयी क्या बोलोगे भैया? स्टेडियम हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न क्या बोलोगे आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है जी, चलो इको होगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ जी। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आप इसका क्या बोलोगे? इतने आंसर दो और मैं दूसरी फाइल जोड़ता हूं तब तक, दूसरी फाइल। और यहां तक बताओ भाई 50 क्वेश्चन तक आपको क्लास कैसी लगी? 50 में से आपके कितने हुए क्लास यहां तक? भाई आपको कैसी लगी? इतने में दूसरी फाइल जोड़ता हूं, आप बताओ जल्दी से। दूसरी फाइल में तब तक जोड़ता हूं, आप इतने 50 क्वेश्चन का आंसर दो। पानी देना भाई, पानी। अरे भाई रुक जाना भी 1 सेकंड, ये आपकी फाइल गलत खुल चुकी है। 1 सेकंड रुकना। 1 सेकंड रुकना भी, आपकी फाइल दूसरी खुल गई है। 1 सेकंड में अभी निकाल रहा हूं दूसरी, आप इतने आंसर दो उसका। चलो भी, मैं इतने एक एक घूंट पानी पीता हूं और क्या बोलोगे? चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, यूपीपी के लिए रामबाण, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और बताओ, चलो मस्त कोचिंग है। अच्छा चलो भाई, 1 सेकंड और रुकना भी, फाइल खुल रही है ना। चलो बताओ भी इसका आंसर, बताओ भी इसका आंसर फटाफट से। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ के किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हुई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। उसने कहा है, हाँ जी हाँ जी, बताओ क्या एकदम इसका आंसर? उसने कहा है 1857, 1857 की बात करिए, विद्रोह के समय लखनऊ के किस ब्रिटिश अधिकारी की भैया क्या बोलोगे हत्या हुई थी? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। तो भाई किसकी हत्या हुई थी? तो क्या बोलोगे सर जी? ये है आपके सर हेनरी लॉरेंस, भैया इनकी हत्या हो गई थी। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा फेमस रहा था और ब्रिटिश सरकार में हड़कम मच गया था, ब्रिटिश सरकार में हड़कम मच गया था कि भाई हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताओ जी अगले प्रश्न की ओर। सर असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में कौन शामिल नहीं था? बताओ असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में कौन शामिल नहीं था? मतलब कुछ विद्यापीठ तो शामिल थे, स्कूल तो शामिल थे, लेकिन एक स्कूल भैया जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, उसमें शामिल नहीं था। तो क्या बोलोगे क्या नहीं था? भैया आपका काशी विद्यापीठ शामिल था, गुजरात विद्यापीठ शामिल था, जामिया मिलिया इस्लामिया था, लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था ये दोस्त आपका शामिल नहीं था। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। सर सैयद क्या बोलोगे? सर सैयद अहमद खां, क्योंकि ये हल्के सा इनका झुकाव जो था, इनका झुकाव हल्का सा ब्रिटिश सरकार की तरफ था। ठीक है, सर सैयद ये एक प्रकार से दार्शनिक व्यक्ति थे और ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार सही कर रही है, इससे मुस्लिम जो है थोड़ा सा ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका झुकाव नहीं था। आगे अगला प्रश्न, सर राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिलती है? बताओ राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिलती है? अच्छा प्रश्न है भी, अच्छा प्रश्न है, बताओ फटाफट से, बढ़िया प्रश्न है। तो क्या बोलोगे? राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी मिलती है? गागरा, गंगा,
घाघरा, सरयू, गोमती। तो भाई क्या बोलोगे सर जी? सही आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा में क्या बोलोगे भैया? राप्ती नदी मिलती है। और राप्ती नदी से प्रश्न आता है कि कौन सा प्रमुख भैया नगर, कौन सा प्रमुख नगर या जिला या नगर या जिला भैया क्या बोलोगे इस पर बसा हुआ है? तो भैया गोरख नगरी है। तो क्या बोलोगे सर जी? गोरखपुर हो जाएगा भैया। क्या बोलोगे? यहीं से क्या बोलोगे? अपने सीएम योगी सांसद हैं गोरखपुर से। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है, राप्ती नदी पर बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है? तो भैया गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली का मुख्य उद्गम स्थल, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली का उद्गम स्थल कौन सा? ये बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ। चलो ऐसे नहीं बोलते भाई, ऐसे नहीं बोलते यार शिवा। चलो बताओ जल्दी से। उसने कहा है कि ऊपरी गंगा नहर प्रणाली का मुख्य उद्गम स्थल कौन सा? तो भैया ऊपरी गंगा नहर जो है वो क्या बोलोगे सर जी? हरिद्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगी। और ये क्या बोलोगे सर जी? भारत की सबसे प्राचीन क्या हो जाएगी भैया? नहर प्रणाली हो जाएगी। भारत की सबसे प्राचीन क्या हो जाएगी? नहर प्रणाली हो जाएगी भैया। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश में लेटराइट यानी लाल मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? बढ़िया प्रश्न, शानदार, लाजवाब। उसने कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में लेटराइट यानी लाल मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भाई तराई क्षेत्र में सर। तराई में, पश्चिम मैदान में, बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग या पूर्वांचल का उत्तरी। थोड़ा स्पीड से चलो भी, थोड़ा स्पीड से। उसने कहा है सर जी तराई का कोई मतलब नहीं है, यहां तो तराई वाले क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पश्चिमी मैदान में भी जलोढ़ मृदा है। बुंदेलखंड क्या बोलोगे सर जी? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड का जो दक्षिणी भाग है ना, वहां लेटराइट यानी लाल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बोलोगे? राइट आंसर हो जाएगा। आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधेयक पर अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधेयक पर अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? जल्दी से बताओ भाई। उसने कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विधेयक पर अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो सर जी विधेयक पर अंतिम स्वीकृति दी जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। जब भी तो कोई विधेयक क्या बोलोगे क्या बनता है? अधिनियम बनता है यानी कानून का रूप लेता है। तभी तो वह कानून का रूप लेगा जब कौन देगा? राज्यपाल महोदय उस पर क्या देगा? अंतिम स्वीकृति देगा। क्लियर बात? आगे। सर पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताओ जी। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? और फिर क्या बोलोगे? इसके अध्यक्ष का चुनाव भी आपको बताना है। इसके अध्यक्ष का चुनाव भी किसके द्वारा किया जाता है? ये दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है। बताओ, दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है। चलो बताओ भी जल्दी से। उसने कहा है पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पंचायत समिति होती है, देखो ग्राम सभा पर नहीं होती ना, जिला परिषद पर होती। निर्वाचित ग्राम प्रधानों के द्वारा नहीं होती, तो ये होती है प्रत्यक्ष जनता के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर के जो ब्लॉक पंचायत, तो वो वाले सदस्य हैं। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के सदस्य करते हैं ना, पंचायत समिति के सदस्य। और ये सबसे खतरनाक चुनाव माना जाता है, सबसे खतरनाक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देखना क्या हमारी क्लास में, चलो ठीक है, आगे सॉरी क्या हुआ? अभी पढ़ लो यार। चलो आगे आ जाओ। सर उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाली फसल क्या बोलोगे? कौन सी है? बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाली फसल कौन सी है? बढ़िया प्रश्न है। ये वाला प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत अच्छा प्रश्न है जो सामने आपके है। सही होगी। अब ये प्रश्न बहुत शानदार है। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर, क्योंकि आपका आंसर जो आएगा वो गलत होगा, देखो अगर आप दोगे गेहूं, तो गेहूं हेक्टेयर प्रति हिसाब से, जो गेहूं है ना, गेहूं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो होता है वो पंजाब में ज्यादा होता है। कहां होता है? पंजाब में ज्यादा होता है। ठीक है जी, पंजाब में हेक्टेयर के हिसाब से ज्यादा होता है। लेकिन यहां जो आंसर होगा वो क्या बोलोगे? गन्ना होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गेहूं
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहां ज्यादा होता है? पंजाब में। लेकिन हमारे यहां गन्ना जो होता है प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा होता है जलोढ़ मृदा में। राज्य का विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किया जाता है? बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया। विनियोग विधेयक बताओ जी। अच्छा, एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करो कि सेशन में मजा आ रहा नहीं आ रहा। एक बार जल्दी से, एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करो, सेशन में मजा आ रहा कि नहीं। राज्य का विनियोग विधेयक किसके द्वारा? भाई 202 में तो आपका क्या हो गया? वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया। तो भैया ये तो रहा अनुच्छेद 203 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और फिर क्या बोलोगे? विनियोग के बाद क्या आ जाता? अनुदान। इसमें हो जाएगा आपका अनुदान, इसमें आपका हो जाएगा अनुदान, इसमें हो जाएगा आपका विनियोग, इसमें हो जाएगा आपका विनियोग, ठीक है जी। और इसमें हो जाएगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, इसमें हो जाएगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है जी। वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बिल्कुल आ रहा गुरुजी। चलो ठीक है, आगे। स्वांग लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित? जैसे स्वाद आ रहा है ना तुम्हें क्लास में, जैसे तुम्हें क्लास में स्वाद आ रहा है, ऐसे इस नृत्य को करने से स्वाद आ जाता है। और ये भाई कहां किया जाता है आप समझ जाओ। बहुत तुम पंजाबी गाने देखते हो, बहुत हरियाणवी गाने देखते हो तुम्हें ना, तो क्या आ जाता है सर जी? स्वैग आ जाता है, स्वैग। ये जी मजा आ रहा है, बिल्कुल स्वैग चल रहा है, स्वैग। अपना तो स्वैग चलता है, कहां चलता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि भैया ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या है? ये भैया जाट लैंड है। क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश भैया जाट लैंड है। और यहां क्या बात होती है? स्वाग की बात होती है, स्वैग की बात होती है ना। आगे आ जाओ। ब्रजभाषा साहित्य के प्रमुख कवि नहीं है, बताओ। ब्रजभाषा, क्या बोलोगे सर जी? ब्रजभाषा की बात हो रही है, ब्रजभाषा की बात हो रही है। तो ब्रजभाषा साहित्य के प्रमुख कवि नहीं थे। बताओ जी कौन से कवि नहीं है ब्रजभाषा के? भाई सूरदास जी भी ब्रजभाषा में लिखते हैं, इन्होंने बहुत कृष्ण लीला के बारे में लिखा है। बिहारी भी लिखते हैं, केशव दास भी ब्रजभाषा में लिखते हैं। लेकिन ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, ये नहीं है। क्या बोलोगे सर जी? ये किसके हैं? ये तो भारतेंदु युग के हैं। ये किसके हैं सर जी? भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग जो है ये आधुनिक युग है। ये भारतेंदु युग जो है ये एक प्रकार का आधुनिक युग है, आधुनिक युग है। ठीक है, कभी हिंदी में पढ़ा होगा आपने, ये कभी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन क्या बोलोगे? डी हो जाएगा। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल श्रावस्ती किस जनपद में स्थित है? बताओ जी। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ श्रावस्ती किस जनपद में स्थित है? बढ़िया। और ये जो श्रावस्ती है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जैन धर्म के साथ साथ और दो धर्म के लिए भी जाना जाता है। किस किस के लिए जाना जाता है? एक तो ये बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, एक तो ये किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए। और ये क्या बोलोगे? हिंदू धर्म से भी है। अगर पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा है जो तीनों से है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म तीनों से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? श्रावस्ती हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा, एक प्रश्न और आता है इसी टाइप का, एक प्रश्न और आता है इसी टाइप का। क्या आता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है? तो भैया ऐसा है आपका कौशाम्बी। क्या बोलोगे? ऐसा है आपका कौशाम्बी। ठीक है, ये कौशाम्बी, ये याद कर लेना, ये भी बढ़िया प्रश्न है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से है। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों तीनों से है, तो ये श्रावस्ती है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो जी आगे आ जाओ भाई। आगरा किला किस मुगल शासक के द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित कराया गया? बढ़िया प्रश्न है जी, बढ़िया प्रश्न है। बताओ, आगरा का किला किस मुगल शासक द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित कराया गया था? इसमें आप प्रश्न में फंस सकते हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर देना। इस प्रश्न में आप फंस सकते हैं, थोड़ा ध्यान से आंसर देना। उसने कहा है आगरा किला किस मुगल शासक द्वारा पूर्ण रूप से निर्मित कराया जाता है। देखो, बाबर का कोई संबंध नहीं है, या हुमायूं का कोई संबंध नहीं है। अब आ जाओ, तो क्या बोलोगे सर जी? अगर अकबर के बाद में आता कौन आता? बताओ कौन आता? सर जी जहांगीर आ जाता तो हम बात को मान लेते कि पूर्ण कराया होता। लेकिन अकबर के बाद में आ रहा शाहजहां, यानी इसका पोता। तो ऑप्शन क्या बोलोगे? सी हो जाएगा। केवल आपको कंफ्यूजन करने के लिए, क्या बोलोगे? सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया गया। एक बार आप सोचते अगर जहांगीर होता, यानी उसके पुत्र ने कर दिया, ये तो पोता है, ये तो पोता है। ठीक, आगे
सर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य क्या बोलोगे किन दो राज्यों में फैला हुआ? बढ़िया प्रश्न है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किन दो भैया स्टेट में फैला हुआ? बढ़िया प्रश्न है, बताओ जल्दी से। उसने कहा है कि हस्तिनापुर वन्यजीव तो भैया एक तो आपका क्या बोलोगे ये कहा है? यूपी में। यूपी के बहुत सारे जनपद है, जैसे आपका क्या हो जाएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर। उसके बाद ये उत्तराखंड में क्या बोलोगे कई सारे जिलों में फैला हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे ए हो जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर क्या बोलोगे। और भैया ये काफी क्षेत्र में फैला हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार माना जाता। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार माना जाता। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थी की अधिकतम आयु सीमा क्या है? अभी मात्र लगभग 5 से 7 मिनट पहले हमने इस पर चर्चा करी। 5 से 7 मिनट पहले भैया हमने इस पर चर्चा करी थी, आपको याद होगा। तो क्या बोलोगे? सर जी बिल्कुल सही बात है, 18 वर्ष तक की जितने भी हमारे कन्याएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो सब इस योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, 18 वर्ष तक, है ना। ये प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था। सर उत्तर प्रदेश से प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न। उत्तर प्रदेश से प्रथम भारत रत्न प्राप्त, और देखो एक चीज देखोगे आप, जो भी मैंने आपके सामने थंबनेल पे था ना, एक एक टॉपिक से प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक में कुछ भी कह दिया और आपको क्वेश्चन किसी चीज के दे रहा हूं ना। जो थंबनेल में देख के आए हो ना, मतलब आपने जो थंबनेल में देखकर आए हो वही है, कोई फालतू चीज नहीं है। थंबनेल में देखकर आ जाते हैं बच्चे और अंदर कुछ मिलता है। तो क्या बोलोगे सर जी ये जो है ना हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इन्हें क्या बोलोगे भैया पहला उत्तर प्रदेश का भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है बताओ? अरे भाई साइड प्लीज, मैं कहां चला जाऊं भाई, मैं तो बिल्कुल इतना साइड रहता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु कौन सा? भाई कहां से शुरू होता है? तो सर जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका लखनऊ से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? लखनऊ से। और कहां तक जाता है बताओ? कहां तक जाता है? तो सर जी कहां तक जाता है? आपका बलिया तक जाता है। क्या बोलोगे सर जी? बलिया तक जाता है, बलिया तक। बलिया क्या है सर जी? अंतिम। क्या बोलोगे सर जी? अंतिम बिंदु है आपका, अंतिम बिंदु है किसका? आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी क्षेत्र माना जाता है कहां का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस नदी के किनारे स्थित है बताओ? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये बढ़िया प्रश्न है। ग्रीन पार्क स्टेडियम बताओ जल्दी से। ग्रीन पार्क स्टेडियम, भाई सेशन को एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। मतलब तुम लोग गुरु दक्षिणा तो दे दिया करो, गुरु दक्षिणा भी नहीं देते हो भी है, कम से दे दिया करो। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको पता है सर जी ये कानपुर में है। कानपुर में, कानपुर आपको पता है सर जी कानपुर से कौन सी नदी निकलती है? तो सर जी गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सर स्टूडियो के बाहर तक, अच्छा स्टूडियो के बाहर क्यों भेज रहे हो यार? फिर पढ़ाएगा कौन तुम्हें भाई? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है बताओ? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई कहां स्थित है बताओ? भाई एक बात आप समझो, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सर जी लखनऊ का है, और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? अमोसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमोसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है, अमोसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन और एक इसके बारे में खास बात क्या है कि यह उत्तर प्रदेश का क्या बोलोगे पहला क्या है भैया? उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह प्रश्न आपके पूछा गया भैया, ध्यान रख लेना, परीक्षा में पूछा गया है। बताओ जी आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 का वर्तमान में किस नए नंबर से जाना जाता है बताओ? राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 भैया वर्तमान में किस नए नंबर से जाना जाता है बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। प्रश्न बढ़िया, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 वर्तमान में किस नए नंबर से जाना जाता है? बढ़िया प्रश्न है। तो क्या बोलोगे? हाँ बहुत बढ़िया, तो क्या बोलोगे? हाँ जी आंसर आ चुका है। तो भैया क्या बोलोगे? NH-19 भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में प्रथम राज्य महिला आयोग
यूपी में प्रथम राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है बताओ। ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रथम प्रथम राज्य महिला आयोग, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना बढ़िया प्रश्न है। चलो तो भाई क्या बोलोगे सर जी, उत्तर प्रदेश में जो पहला राज्य महिला आयोग है वो क्या बोलोगे, कब भैया 1994 में गठित किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई। 1857 के विद्रोह में अवध में गठित, ठीक है, अस्थायी सरकार की संरचना का मुख्य आधार क्या था। भाई बढ़िया प्रश्न है। देखो अब प्रश्न के लेवल बढ़ रहा है, अब प्रश्न का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने जो बेसिक प्रश्न थे वो कर लिए, अब लेवल बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लो मजबूत। 1857 के विद्रोह में अवध में जो गठित अस्थायी सरकार थी उसकी संरचना का प्रमुख आधार क्या था। पंचायत आधारित व्यवस्था, नहीं जी। क्या बोलोगे, सैन्य परिषद था वो, नहीं जी। धार्मिक नेतृत्व वाला था, सर जी नहीं जी। सर जी वो नवाबी प्रशासन था। नवाबी प्रशासन क्यों था, क्योंकि भैया उस समय किसका मामला चल रहा था भैया, बेगम हजरत महल। किसका चल रहा था, बेगम हजरत महल का चल रहा था, जो वाजिद अली शाह जो थे उनकी भैया कौन थी, पत्नी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान यूपी में किस समाचार पत्र पर भाई सबसे पहले क्या बोलोगे प्रतिबंध लगाया गया। बहुत तकड़ा प्रश्न है, अब प्रश्न का लेवल बहुत बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है आसान प्रश्न। यानी अब हम लास्ट चल रहे हैं ना, लास्ट, तो जैसे जैसे लास्ट चल रहे हैं लेवल भी बढ़ रहा। उसने कहा असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले भैया ये जो है आपका प्रताप, क्या बोलोगे, प्रताप है, प्रताप, और इस पर क्या बोलोगे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था असहयोग आंदोलन में, ठीक है। ये बात आप समझ लो, ठीक है, ये बात आप समझ लो। आगे आ जाओ भी, अगले प्रश्न की ओर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बताओ। चलो भी आ जाओ। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया जी, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलो उसने कहा घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो भैया घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, सर जी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम सही है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, शारदा नहर प्रणाली का जल किस नदी से नियंत्रित होता है। देखो कितना शानदार प्रश्न है। शारदा नहर प्रणाली का जो जल नियंत्रित होता है वो किससे होता है, ठीक है। तो घाघरा, शारदा, महाकाली और सरयू, बढ़िया प्रश्न है, बताओ जल्दी से। हालांकि एक ऑप्शन आपका है इसमें, लेकिन थोड़ा ध्यान से देना आंसर, थोड़ा ध्यान से देना। इसमें आपका एक ऑप्शन शारदा मत कर देना, क्योंकि शारदा नहर प्रणाली का जो ऊपर से नहर आ रही है, एक नदी आ रही है महाकाली, है ना, ये दोस्त क्या बोलोगे नेपाल से, क्या बोलोगे, जब नेपाल से निकलती है ना, नेपाल से, तो प्रमुख नदी महाकाली है। इसीलिए मैं कह रहा था शारदा देखकर शारदा लगाओगे तुम, और आप फंस गए, आप फंस गए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। बताओ जी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है कहां पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको बताना। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बताओ। और भी इसकी पीडीएफ जो मिलेगी, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टडी स्थल क्या बोलोगे, टेलीग्राम चैनल क्या बोलोगे, ज्वाइन कर लेना आप लोग। स्टडी स्थल टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, वहां आपको मिल जाएगी स्टडी स्थल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत भैया क्या बोलोगे सर जी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों हो, क्योंकि सर यहां एक जिला पाया जाता है सोनभद्र, और सोनभद्र में क्या बोलोगे, क्या है, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, बताओ जी। उत्तर प्रदेश में भैया किसकी बात कर रहा है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, बताओ भाई। उत्तर प्रदेश जैसे आपका केंद्र में जो आपकी लोकसभा रहती है उसमें कौन करते हैं, उसमें लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहां कौन करेंगे सर जी, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर सी, है ना भाई। जो वहां हो रहा था वो यहां होगा,
आगे, सर पंचायत समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताओ, पंचायत समिति का जो पदेन अध्यक्ष माना जाता है वो कौन माना जाता है? बताओ, पदेन अध्यक्ष कौन माना जाता है? तो भाई पदेन अध्यक्ष कौन माना जाता है? सर जी ग्राम प्रधान का कोई मतलब नहीं है। और जिला अधिकारी सर जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या? जिला पंचायत अध्यक्ष तो क्या बोलोगे? जिला पंचायत समिति का होगा। लेकिन पंचायत समिति का जो होता है ब्लॉक प्रमुख होता है, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर पर होती है ना, ये आपकी ब्लॉक स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इसलिए ब्लॉक स्तर पर होती है। तो आपका कौन होगा? ब्लॉक प्रमुख ही तो होगा। सबसे ज्यादा लड़ाई दंगे जो होते हैं इसी चुनाव में होते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई दंगे इसी चुनाव में होते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश में कृषि का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? बताओ, उत्तर प्रदेश में दोस्त कृषि का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? बताओ किस क्षेत्र से आता है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस एक विंध्य क्षेत्र यहां दे दिया, इसकी जगह रुहेलखंड हो जाता तो सही हो जाता। कृषि का सबसे ज्यादा जो मिलता है वो पश्चिमी क्षेत्र से मिलता है। पश्चिमी क्षेत्र क्योंकि मेहनती है ना, मेहनती भी है, तो यहां से सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है, ठीक है, जीडीपी में। क्लियर? चलो आगे, सर राज्य बजट में वोट ऑन अकाउंट किस परिस्थिति में प्रस्तुत किया जाता है? बताओ, राज्य बजट में वोट ऑन अकाउंट किस परिस्थिति में प्रस्तुत किया जाता है? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? जब बजट घाटे में हो, वोट ऑन अकाउंट, जब विधानसभा भंग हो तब, जब चुनाव का कारण पूर्ण बजट संभव ना हो। देखो ये बढ़िया प्रश्न है, जब राज्यपाल निर्देश, ये बढ़िया प्रश्न है। बताओ, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, बस बताओ भाई। एक बात समझो, अरे पढ़ के जाओ, कोई नहीं जाएगा अभी भाई। बजट घाटे का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा भंग होने का मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यानी जब चुनाव के कारण पूर्ण बजट संभव ना हो तब वोट ऑन अकाउंट भैया प्रस्तुत किया जाता है। यानी कुछ समय के लिए बजट जो प्रस्तुत किया जाता है, जितना समय बचा हुआ होता है, तब उसे कहते हैं वोट एंड अकाउंट। बिरहा लोकगीत का मूल संबंध किस क्षेत्र से? बताओ, बिरहा, अच्छा प्रश्न है जी। बिरहा जो है, बिरहा, हाँ बढ़िया प्रश्न है भैया। जो बिरहा है, बिरहा लोकगीत का मूल संबंध किस समुदाय से? ब्राह्मण, यादव, निषाद, पासी। बताओ, बिरहा लोकगीत का मूल संबंध किस समुदाय से? तो पासी से। पासी से नहीं जी, क्या बोलोगे? यादव से नहीं, ब्राह्मण से नहीं, सर जी निषाद। क्या बोलोगे? निषाद। और निषाद जो होता है कौन होते हैं दोस्त? ये होते हैं आपके, कह सकते हैं कि इनको जो नाव चलाते हैं, जो नाव चलाते हैं ना, नाव बताओ कौन चलाते हैं? सर जी जो मल्लाह होते हैं ना, जो क्या बोलोगे सर जी? मल्लाह होते हैं, मल्लाह होते हैं, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है सर जी? धीमर, या धीमर, क्या बोलोगे? इन्हें धीमर प्रजाति के भी कहा जाता है, धीमर प्रजाति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इसको मानोगे तो धीमर प्रजाति भी इसे कहा जाता है। कहार प्रजाति भी कई जगह इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? कहार प्रजाति भी इसे कई जगह बोल देते हैं, कहार प्रजाति, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, अवधी भाषा का प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भाई बढ़िया प्रश्न है, बताओ। अवधी भाषा का प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ, देख लो, ध्यान रख लेना, साहित्य ग्रंथ की बात कर रहा हूं। साहित्य ग्रंथ कौन सा? बताओ फटाफट से, चलो बताओ जी जल्दी से, क्या हो जाएगा सही आंसर? उसने कहा है अवधी भाषा का प्राचीनतम साहित्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बढ़िया प्रश्न है, शानदार। तो क्या बोलोगे सर जी? चंदायन। क्या बोलोगे सर जी? चंदायन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या? बताओ। देखो प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है, अब आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को गलत कर रहे हैं, इसी से पता लग रहा है कि लेवल बढ़ गया। मैं आपसे कहने वाला था लेवल बढ़ जाएगा लास्ट में आकर, बढ़ गया, देख लो लेवल। चलो बताओ, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? बताओ। क्या बोलोगे सर जी? बाघ संरक्षण करना। सर जी नहीं, बाघ तो है नहीं। गंगा डॉल्फिन का? सर जी गंगा डॉल्फिन नहीं है। हाथी का संरक्षण नहीं है दोस्त। ये जो दलदली पारिस्थितिकी संरक्षण है, इसका करना है। ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हस्तिनापुर, क्योंकि दलदली क्षेत्र तो है, दलदली क्षेत्र तो है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम किस उद्देश्य से विकसित हुआ? मतलब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोग दिमाग लगाना आपको पड़ रहा है कि सर ये प्रश्न का लेवल क्या है ना, प्रश्न का लेवल क्या है। आप देखो आसानी से आप इसका आंसर ढूंढो। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम किस उद्देश्य से विकसित किया गया? बताओ, लगाओ दिमाग, किस उद्देश्य से विकसित? हाँ
देख लो प्रश्न का लेवल है नहीं है तकड़ा प्रश्न। तो क्या बोलोगे सर जी, जो उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम था वो किसके लिए, क्या बोलोगे सर जी, क्रिकेट के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर, क्योंकि उस समय क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज था, उस समय क्रिकेट का बड़ा क्रेज था, तो ऑप्शन क्या बोलोगे, बी हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस नदी बेसिन में स्थित है। नोएडा, नोएडा मतलब क्या दोस्त, गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अब बताओ, गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है, बताओ गौतम बुद्ध नगर, बताओ जी, गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है प्रश्न जबरदस्त नहीं। किस नदी बेसिन में, तुम कहोगे यार रटे रटाए प्रश्न नहीं आ रहे गुरुजी, भाई रटे रटाए नहीं आएंगे। नोएडा क्या बोलोगे, यमुना नदी के बेसिन में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या बोलोगे सर जी, चौथा, क्या बोलोगे, चौथा अंतरराष्ट्रीय, चौथा आपका क्या हो जाएगा सर जी, अंतरराष्ट्रीय क्या बोलोगे, हवाई अड्डा हो जाएगा। चौथा अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा, हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, चौथा। ठीक, आगे आ जाओ भी। यूपी में प्रथम राज्य महिला आयोग को संवैधानिक नहीं बल्कि किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है, बताओ जी। अभी प्रश्न मैंने आपको राज्य महिला आयोग के बारे में एक बताया था कि सर इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे, मैंने आपको यह बताया था। अब बताओ, यूपी में प्रथम राज्य महिला आयोग को संवैधानिक नहीं बल्कि किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है, तो भैया ना तो न्यायिक है ना संवैधानिक है दोस्त, इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैधानिक दर्जा ही तो है भाई, वैधानिक दर्जा ये तो ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे, सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में जारी किए गए सिक्कों पर किस शासक का नाम अंकित किया गया था। देखो कितना तकड़ा प्रश्न है, कितना जबरदस्त प्रश्न है, कितना तकड़ा प्रश्न है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। चलो बताओ जी, क्या बोलोगे, 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में जारी किए गए सिक्कों पर। यह प्रश्न आज आपको पहली बार मिल रहा होगा, सच बताओ मैं, यह प्रश्न आपको यूपी में पहली बार मिल रहा होगा। तो क्या बोलोगे सर जी, किसका हो जाएगा भैया, ये ब्रिजेश कादिर है, ब्रिजेश कादिर है, ये वाजिद अली शाह के ही समय के समकालीन थे ब्रिजेश कादिर भैया, उनके सिक्के मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं को वास्तविक अवध का शासक माना जाता है, ब्रिजेश कादिर को। ठीक है, ब्रिजेश कादिर को। असहयोग आंदोलन के समय यूपी में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ। तुम कहोगे गुरुजी कहां से प्रश्न लाए हो, ये देख लो, देख लो प्रश्न का लेवल है जबरदस्त नहीं है, प्रश्न का लेवल नहीं, जबरदस्त प्रश्न का लेवल है। असहयोग आंदोलन के समय यूपी में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना नहीं, वास्तविक उद्देश्य धार्मिक शिक्षा का प्रसार करना नहीं, औपनिवेशिक प्रशासन से वैचारिक अलगाव करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तकनीकी शिक्षा का विकास करना भी कोई मतलब नहीं होगा, मतलब उनसे औपनिवेशिक प्रशासन से वैचारिक अलगाव हमें करना है। ये यार हमारे कैमरे में ही क्या बताओ मक्खी बैठ जाती, क्या करें। आगे आ जाओ भी। निम्न में से कौन सी नदी यूपी में प्रवेश से पहले अपना नाम परिवर्तित करती है, बताओ। ये देखो कितना तकड़ा प्रश्न है, ये देखो कितना तकड़ा प्रश्न है, बताओ बताओ जी, बताओ क्या हो जाएगा। उसने कहा है निम्न में से कौन सी नदी यूपी में प्रवेश से पहले अपना नाम परिवर्तित करती है, कौन सी नदी है जो परिवर्तित करती है, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा फटाफट। मक्खी, बताओ मक्खी भी आ जाती है हमारे स्टूडियो में गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी ठीक ठाक है हमारे स्टूडियो में। भैया शारदा, क्या बोलोगे सर जी, शारदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। और शारदा को दोस्त मैंने आपको बताया था, इससे भैया नेपाल में क्या कहा जाता है, महाकाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाकाली कहा जाता है। कहां दोस्त, आपके नेपाल में, है ना। अभी प्रश्न आया था, आपने ध्यान नहीं करा होगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर प्रणाली सीधे नेपाल के जल प्रबंधन समझौता से जुड़ी है, बताओ जी। ये बढ़िया प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है जी, बताओ। गुड इवनिंग भी, गुड इवनिंग, बिल्कुल स्वागत है जी आपका प्यारे साथी, बताओ भाई। उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर प्रणाली सीधे नेपाल के जल प्रबंधन समझौते से जुड़ी है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखो एक तो रहा, देखो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, लोअर गंगा नहर क्या बोलोगे, नरोरा से। भैया क्या बोलोगे, कैन नहर का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारदा नहर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले
वन किस प्रकार के होते हैं? बताओ जी। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसमें पाए जाने वाले जो वन होते हैं किस प्रकार के होते हैं? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के रखें हम कल से, ये बताओ, या डेली क्लास में बढ़ाएं? बताओ। तो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में कैसे पाए जाते हैं भाई? उत्तर प्रदेश में उष्ण तो पाए जाएंगे, तराई में, तराई क्षेत्र में उष्ण क्यों पाए जाएंगे भाई? उष्ण क्यों पाए जाएंगे? शुष्क क्यों पाए जाएंगे? कटीले वन क्यों पाए जाएंगे? एक तो दोस्त आर्द्र होंगे और समय के बाद वो अपना भैया पत्ते गिरा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन इन्हें कहा जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन इन्हें कहा जाएगा। ठीक है जी, आगे आगे चलते हैं दोस्त। 42वें प्रश्न पर, यूपी विधानसभा में धन विधेयक को रोकने की शक्ति किसके पास है? बताओ, यूपी विधानसभा में धन विधेयक को रोकने की शक्ति किसके पास है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बताओ क्या हो जाएगा? बताओ जी। उसने कहा यूपी विधानसभा में धन विधेयक को रोकने की शक्ति किसके पास है? तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, धन विधेयक को रोकने की शक्ति जो होती है ना, बस किसके हाथ में होती है भाई? राज्यपाल की परमिशन से तो इसको पेश किया जाएगा। बस केवल किसके हाथ में दोस्त? विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में, क्योंकि धन विधेयक की जो बताता है कि धन विधेयक है या नहीं, कौन बताता है? विधानसभा अध्यक्ष बताता है, और यही इसको रोक सकता है। और किसी के हाथ में क्या बोलोगे? नहीं है रोकने। अच्छा, नहीं होती? अरे यार नहीं होती। सुनो यार, मैंने गलती से पकड़, ये नहीं नहीं देखा। नहीं, सुनो सुनो भी सुनो, नहीं भी है भाई, नहीं नहीं होती। तो क्या बोलोगे सर जी? विधान परिषद, विधान परिषद जो होती है वो नहीं नहीं पड़ा। विधान परिषद इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। इसे 14 दिन तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। बस इसे क्या बोलोगे? बस ये औपचारिकता निभाती है, औपचारिकता निभाती है। अगर इसकी कोई सुझाव है तो वो देती है, लेकिन सुझाव को विधानसभा मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। दोस्त मैंने नहीं नहीं पढ़ा था, सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी उसके लिए। विधान परिषद है, 14 दिन तक रोक सकती है, केवल औपचारिकता निभाती है। ये सुझाव दे सकती है, बस मानना ना मानना किस पर है? सुझाव दे सकती है, बस सुझाव दे सकती है, मानना ना मानना विधानसभा पर है। पंचायती राज व्यवस्था में यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन, जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? बताओ जी। बहुत बढ़िया है, लेवल नहीं है, देखो ऐसा ही लेवल है। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि भाई एसआई तक आप पेपर दे लोगे ना, देखो ये एसआई जो लिखा हुआ है यहां, इस तक भी तुम्हें कोई प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था में यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? भैया जिला पंचायत अध्यक्ष की बात होती है तो देखो प्रत्यक्ष जनता तो करती नहीं, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, ग्राम सभा नहीं करती है, राज्य सरकार नहीं करती, जो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। किसके रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मोनोक्रॉप डोमिनेंट कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? देखो कितना बढ़िया और कितना शानदार प्रश्न है। बताओ कितना तकड़ा प्रश्न है, अभी बताओ, है प्रश्न नहीं जबरदस्त? बताओ। अरे भाई थोड़ी सी क्लास हो रहा है, करके जाओ इसको, ज्यादा नहीं है क्लास। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को मोनोक्रॉप डोमिनेंट कहे जाते हैं। धान पर निर्भरता, गेहूं पर निर्भरता या गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता, यानी मोनोक्रॉप। अच्छा, एक वर्ड होता है मोनोपोली, एक वर्ड आपने सुना होगा, कहते हैं कि मोनोपोली क्रिएट कर दी, है ना, मोनोपोली क्रिएट कर दी। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी पर, जब कहीं पर दोस्त एक ही चीज का क्या बोलोगे? एक अधिकार हो जाता है, उसे मोनोपोली क्रिएट करना कहा जाता है। अब जब एक ही फसल को बार बार बोगे, एक बार बोगे, तो उसे मोनोक्रॉप डोमिनेंट कहा जाता है, और इसे कहा जाता है गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता होती है। और सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप एक ही चीज को बार बार बोगे, एक ही चीज को बार बार बोगे, तो वो मोनिक्रॉप डोमिनेंट कही जाती है। यूपी बजट में चार्ज एक्सपेंडिचर का संबंध किससे है? यूपी बजट में चार्ज और दूसरा एक्सपेंडिचर का संबंध किससे है? बड़ा है, बढ़िया। अभी देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है, बताओ यूपी बजट में चार्ज एक्सपेंडिचर का संबंध किससे? बताओ किससे है जी? बताओ जल्दी से बताओ जी, किससे एकदम सही आंसर हो जाएगा यूपी बजट में? चलो, तो भाई इसका मतलब है चार्ज का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब कि भाई आप अपने जो भी संवैधानिक दायित्व है उनको पूरा करो, बस। संवैधानिक दायित्व को पूरा करना जो कहा जाता है उसे चार्ज एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। आला उदल लोक गाथा का
ऐतिहासिक आधारशिला किस वंश है? ये मैं जब शुरू कर रहा था, जब मैंने प्रश्न शुरू किए थे उस समय मैंने इसमें एक्सप्लेन करके ये वाला प्रश्न आपको बताया था। ये एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया था कि ये जो ऐतिहासिक आधार है किस वंश से जुड़ा है, तो मैंने आपको बताया था चंदेल वंश। क्या बोलोगे सर जी? चंदेल वंश हो जाएगा। ऑप्शन क्या बोलोगे? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश की बात करिए, चंदेल वंश, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और भोजपुरी को एक साथ किस श्रेणी में रखा जाता है? बताओ जी। ब्रज भाषा, अवधी भाषा और भोजपुरी को एक साथ किस श्रेणी में रखा जाता है? साहित्य इनमें ठीक ठाक लिखा जाता है जी, ठीक ठाक लिखा जाता है साहित्य। अरे 50% है भाई, ये पढ़ के जाओ इनको। तो क्या है भाई? भारतीय भाषा। दोस्त एक बात आप समझो, इन्हें कहा जाता है आधुनिक, क्या बोलोगे? आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं। आधुनिक रूप से क्या बोलोगे? क्या कहा जाता है? इंडो आर्यन भाषा कहा जाता है। सी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल यूपी में 3 धर्मों से संबंधित माना जाता है? देखो अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न आपको बताया था, याद है? एक प्रश्न मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या बताया था? कि जो श्रावस्ती है वो भैया 3 धर्मों से जुड़ा हुआ है। किस किस में? मैंने आपको बताया था 3 धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जैन धर्म हो जाएगा, मैंने आपको बताया जैन धर्म हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था सर जी क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म हो जाएगा। 3 धर्मों से जुड़ा हुआ जो है वो श्रावस्ती है। और अगर आ जाए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आ जाए तो क्या बोलोगे? कौन सा आ जाएगा? तो बौद्ध और जैन से जो आ जाएगा आपका कौशाम्बी हो जाएगा। क्या बोलोगे सर जी? कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। और अगर जैन और हिंदू से आ जाए, जैन और हिंदू से आ जाए तो क्या बोलोगे? एक पड़ता है आपका मेरठ में पड़ता है। मेरठ में एक जगह है, क्या बोलोगे? कौन सी जगह अभी वो? मेरठ में, मेरठ आप इसको कह सकते हो। मेरठ में एक जगह है, क्या बोलोगे? आपका गंगानगर है ना? गंगानगर नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हस्तिनापुर। इसको बोलेंगे हस्तिनापुर, हस्तिना हस्तिना हस्तिनापुर। ठीक है, ये आपका दोनों से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से, और जैन धर्म बौद्ध धर्म से कौशाम्बी। दोनों वर्ड अच्छे हैं, पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। आगे फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में त्यागने का प्रमुख कारण क्या था? देखो कितना शानदार प्रश्न है, कितना शानदार प्रश्न है भैया। क्यों छोड़ी बताओ भैया? फतेहपुर सीकरी अकबर ने पहले तो फतेहपुर सीकरी बना ली और फिर छोड़ दी। क्या था उसके पीछे कारण? उसके पीछे कारण था राजनीतिक अस्थिरता। नहीं जी, वहां सबसे प्रमुख कारण जो था वो जल संकट का था। देखो आपने ये प्रश्न यूपी जीके में पहली बार देखा होगा, पहली बार। बाकी सैन्य सुरक्षा कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है। पहले फतेहपुर सीकरी ले गया अकबर, और फिर क्या बोलोगे? वापस से कहा सर जी? आगे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता किस जैव भौगोलिक क्षेत्र का भैया प्रतिनिधित्व करती है? ये बात आपको समझना है। और दोस्त ये आंसर आपको किस में देना है? HW में देना है, कमेंट करने के बाद। ठीक, अब बताओ भी आज प्यारे साथियों क्लास आपको कैसी लगी? क्लास में बताओ मजा आया नहीं आया? क्लास में आज बताओ मजा आया नहीं आया? अच्छी लगी हो प्यारे साथी लाइक करके जानिए। और आज तुम्हें कसम है कि अगर आज तुमने सेशन को शेयर नहीं किया है ना, ये समझ लेना। और कमेंट करके आज भाई रिव्यू देना कि सर जी क्लास कैसी लगी। क्या उत्तर प्रदेश में भी मैं भाई बेस्ट कर सकता हूं? आपको पता है कि जो मैं पढ़ाता हूं पूरी जान लगा देता हूं, है ना। और प्यारे साथी भाई, जो नए प्यारे साथी यार, चैनल को क्या बोलोगे? सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार प्यारे साथी, इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, है ना। और पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्त? पीडीएफ के लिए आप स्टडी स्थल क्या बोलोगे? डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम। और अगर आप कोई किताब, कोई आप बुक, आप कोई दोस्त बुक, आप कोई ई बुक दोस्त, ई बुक, या क्या बोलोगे? आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो दोस्त आपको क्या करना है? आपको दोस्त स्टडी स्थल एप्लीकेशन भैया क्या बोलोगे? डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। ठीक है, क्लियर? अब बताओ। वेरी वेरी वेरी, इतने सारे वेरी, चलो जी बहुत अच्छी क्लास सर जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, शेयर कर देना। अब आप सोच लो कितनी मेहनत लगी होगी ऐसे क्वेश्चन को निकालने में, पीपीटी बनाने में, इतना कुछ करने में। बताओ, ऐसे ही नहीं मिलती,
मंजिल, भैया घर से निकलना पड़ता है। चलो जी, चलो भाई, तो भाई ये पीडीएफ यार जरूर रख लेना संभाल के। पीडीएफ के लिए आप स्टडी स्थल क्या बोलोगे, टेलीग्राम चैनल क्या बोलोगे, ज्वाइन कर लेना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। ठीक है जी, चलो अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछो, वरना फिर करते हैं क्लास का दी एंड। और आप लोग कल क्या पढ़ना चाहते हैं, आप लोग बताओ। आप लोग अगर आपका कोई कुछ विशेष डिमांड है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर डिमांड नहीं है तो भाई बहुत बढ़िया है। सर क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, आई लाइक यू क्लास वेरी वेरी रियली नाइस सेशन। अरे ये कौन सी अंग्रेजी बोली है भाई तुमने। मतलब ठीक है, फिर भी सही बोल दी, कोई बात नहीं। मतलब कुछ तो बोल ही दिया ना सर, है कुछ तो सर बोल ही दिया। नहीं अपनी भाषा है, कोई बात नहीं कि सर कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो ली जाए भाई विदाब। सर यदि आधार कार्ड में डीओबी अलग है और मार्कशीट में क्या बोले अलग है, तो सबमिट कार्ड आ जाएगा भाई। एक शपथ पत्र लगा देना, एक शपथ पत्र लगा देना, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, शपथ पत्र लगा देना, एक शपथ पत्र लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, तो बाय बाय भाई सभी प्यारे साथियों को, बहुत बहुत आभार सभी प्यारे साथियों का, गुड नाइट। ठीक है जी, सभी प्यारे साथियों को। ठंड पड़ रही है, बिस्तर में घुसे रहना, बाहर मत निकलना, कॉल भी पड़ रहा है ना। बाहर निकलने की चेष्टा मत करना, अच्छा सा खाना वाना खाओ, डिनर करो और चुप जो है सो जाओ। ठीक है, चुप सो जाओ, लेकिन सेशन को शेयर कर देना, सेशन को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि भाई शुरुआत है अभी हमारी शुरू में। ठीक है जी, ठीक है, तो आपको शेयर कर देना, यही आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक, चलो ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम जी, राम राम सभी को, प्यारे साथियों को राम राम।